कि विदेशी बैंकें आई हैं, विदेशी बैंकों ने कोई सेवा का काम यहां नहीं किया। सच में सर्विसेज का माने होता है सेवा देना। सेवा देना माने सुनामी भूकंप आया, किसी ने कोई सेवा नहीं दी। गुजरात में भूकंप आया, किसी विदेशी बैंक ने कोई सेवा नहीं दी। उसके बाद भारत में कितने कितने तकलीफ आए, कारगिल आया युद्ध, कोई भी विदेशी बैंक के किसी अधिकारी ने 1 रुपए का चेक नहीं दिया। तो वास्तव में तो सेवा कुछ दिया नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट बनाया है। इन विदेशी बैंकों की क्या स्थिति हो गई है, साधारण से विदेशी बैंकों की मैं बताता हूं। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका 12 साल पहले आया, एक ब्रांच उनकी थी, बेंगलोर से शुरू हुई। आज 12 साल में उनकी हिंदुस्तान में 178 ब्रांचें हो गई। और जब आए थे तो डिपॉजिट कुछ नहीं था, आज उनका टोटल डिपॉजिट हिंदुस्तान के पंजाब नेशनल बैंक के बराबर आ गया। स्टेट बैंक से तो नीचे है लेकिन पंजाब नेशनल बैंक के बराबर। कैसे आया? हिंदुस्तान का वो क्लास जो ये मानता है कि जो भी विदेशी आएगा वो अच्छा है, उसने अपने बैंक अकाउंट शिफ्ट कर दिए सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में। और हिंदुस्तान में एक क्लास ऐसा भी है जो ये मानता है कि विदेशी बैंकें अच्छी सर्विसेज देती हैं। अच्छी सर्विसेज का माने क्या होता है? वहां एक लड़की बैठी है रिसेप्शन पे, ऊपर से कपड़े कम है, नीचे से भी कपड़े कम है, वो मुस्कुरा रही है, तो अच्छी सर्विसेज। ये डेफिनेशन है हमारे देश में अच्छी सर्विसेज का। ऊपर भी कपड़े कम, नीचे भी कपड़े कम, काउंटर पे बैठी है, मुस्कुरा रही है, मुस्कुरा के आपका, भले ही वो नकली मुस्कुराहट है, अंदर से कुछ भी नहीं है, लेकिन सर्विसेज बहुत अच्छी दे रही है, जोरदार है। एक वर्ग तो है ही हिंदुस्तान का जो थोड़ी लंपटता में फंसा हुआ है, पैसा उसके पास आ गया, चलो भैया सिटी बैंक में खाता खोलो, कम से कम उसका दर्शन तो होता रहेगा। बैंक में जाएंगे कुछ नहीं करेंगे तो आते जाते उसका दर्शन करते रहे। फिर दूसरी सर्विसेज का मतलब, वो फोन पे आपको बोल रहे हैं, आपका हालचाल पूछ रहे हैं, आप इसी में गदगद हैं, देखो हालचाल तो पूछ रहे हैं कम से कम। ये हिंदुस्तानी बैंक वाले तो इतने निकम्मे हैं, कभी पूछते ही नहीं है कि हम बीमार हैं, कि सर्दी हो गई, कि जुकाम हो गया, वो हालचाल पूछ रहे हैं। और सर्विसेज का मतलब, एक विदेशी बैंक ने आजकल धंधा शुरू किया है, आप अगर उनके कस्टमर हैं तो आपका टेलीफोन बिल वो जमा करा देंगे, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल वो जमा करा देंगे, आपके बच्चों के एडमिशन करवाने हो और उनकी फीस भरनी हो तो वो करवा देंगे, आपको सब्जी बाजार से सब्जी मंगवानी हो तो वो मंगवा दे देंगे, उसके लिए थोड़ा सर्विस दे दीजिए, चार्ज दे दीजिए। तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छी सर्विसेज है, माने हम कुछ ना करें, हमारे छोटे छोटे काम वो करना शुरू कर दे, भले उसके लिए जेब काटते रहे, हमारे अकाउंट काटते रहे, हम बोलते हैं जी सर्विसेज बहुत अच्छी है उनकी। सर्विसेज की ये डेफिनेशन है। ये इसके गंभीर डेफिनेशन में कभी हम जाते नहीं कि कल को वो सब धंधा चौपट करके हिंदुस्तान से लूट के ले जाए आपका जमा धन, तो क्या करेंगे। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका ने एक बहुत बड़ा स्कैम इस देश में किया है, हर्षद मेहता घोटाला। सिटी बैंक घोटाला था, नाम हर्षद मेहता घोटाला। उसने क्या किया कि हिंदुस्तान के लोगों के खून पसीने की कमाई का पैसा जो सिटी बैंक में जमा था, वो हर्षद मेहता के थ्रू शेयर बाजार में लगवा दिया और बाजार डूब गया। डूब नहीं था, क्योंकि विदेशी कंपनियों का नियम है, बाजार को एक लिमिट तक चढ़ाते हैं, फिर गिराते हैं, लूट के ले जाते हैं, तो डुबो दिया, पैसा डूब गया। सरकार ने इंक्वायरी कराई, इंक्वायरी में समझ में आया कि सिटी बैंक ने सारा किया है। उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे यही मनमोहन सिंह। इनको पूछा गया कि इंक्वायरी में जब आपको पता चला है कि सिटी बैंक ने ये किया, आप क्या एक्शन लेंगे? तो उनका एक्शन तो लेना चाहिए, लेकिन हम लेंगे नहीं। क्यों? कि इससे गलत मैसेज जाएगा। माने सिटी बैंक ने फ्रॉड किया, उस फ्रॉड के खिलाफ भारत सरकार को एक्शन लेना पड़े तो इससे गलत मैसेज जाएगा। तो सही मैसेज क्या होता है? वो फ्रॉड करते रहे और आप उनको परमिशन देते रहो। हिंदुस्तान में सबसे बड़ा फ्रॉड जिस विदेशी बैंक ने कर दिया वो सिटी बैंक, हजारों करोड़ रुपए लोगों का डूब गया वो सिटी बैंक के कारण। सरकार आज तक उसके खिलाफ कार्यवाही करने को तैयार नहीं। और इसी देश की बैंक ने अमेरिका में छोटा सा एक गलती कर दिया था तो उनको इतना तड़ी मारा है, इतना जबरदस्त उनसे कंपेंसेशन ले लिया, हाथ पैर हिल गए सबके। सरकार उस पर भी बोलने को तैयार है। तो ये विदेशियों के हाथ में सब कुछ देते चले जाना, अपनी बैंकों को, अपनी बीमा कंपनियों को। और मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि भारत में ये जो विदेशी बैंकें हैं, मैंने लगभग 3-4 महीने पहले एक इसका वो बनाया था पूरा, ये स्टैंडर्ड चार्टर्ड, सिटी बैंक, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड जो भारत में बिल्कुल तैयार बैठी है घुसने के लिए, ऐसी ऐसी बैंकों का प्रोजेक्शंस क्या है।
तो वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जो दुनिया में हाईएस्ट सेविंग वाला है। उनके प्रोजेक्शंस क्या हैं भारत के? वो कहते हैं कि यहां सेविंग्स बहुत है, और हिंदुस्तान की सरकार भी कहती है कि हमारा जो जीडीपी है लगभग 20 लाख करोड़ के आसपास है, उसका 25-26% हमारे नेशनल सेविंग्स है। माने हर साल हम हिंदुस्तान के लोग 5 से 6 लाख करोड़ रुपए की बचत करते हैं हमारे जीडीपी के हिसाब से। ये बचत पर उनकी नजर है। वो ये कहते हैं कि हिंदुस्तानी लोग ये बचत कहीं तो रखेंगे, तो कहीं रखने में सबसे बड़ा है बैंक, बाद में आती है बीमा कंपनियां, बाद में आती हैं और दूसरी सर्विसेज। तो वो कहते हैं कि पूरा पैकेज लेके हिंदुस्तान में घुसो, बैंक भी लेके आओ, बीमा कंपनियां भी लेके आओ, दूसरी संस्थाएं भी लेके आओ, ताकि हिंदुस्तानी लोगों के पास ये जो बचत की पूंजी है ये भारत की हमारे हाथों में आए, और उस पर उनको भरपूर प्रॉफिट कैसा? वो आपकी ही बचत आपके ही देश में इन्वेस्ट कराते जाएं और उस पर से जो मुनाफा निकालते जाएं, वो भी बहुत है। और मैं तो कई बार ये हिसाब देखता हूं कि वो कुछ ना करें, भारत में आके अपने ऑफिस ही खोलें और वहां से पैसा लाके यहां रखना शुरू कर दें, तो यहां जो सेविंग्स के रेट हैं वो उनसे 4 गुने ज्यादा है। 1.5-2% के जो सेविंग्स रेट है सामान्य रूप से, वो यहां 5-5.5-6% है। तो वहां से पैसा लाना, भारत में रखना, तो इसी में कमाई है। घाटा क्या है आप बताओ? वहां 1.5% देना है, 2% देना है, यहां 5-5.5% मिल रहा है। 3% का फायदा तो बहुत बड़ा फायदा होता है बैंकिंग सेक्टर में, हजारों करोड़ में होता है वो तो हमारी ही सेविंग से मुनाफा कमा के लूट के ले जाएं, और हमने जो उनको दे रखा है जमा रखने के लिए, वो जरूरत पड़ने पर हमारे देश के काम ना आए। अभी सुनामी में जरूरत थी, मना कर दिया उन्होंने। गुजरात भूकंप में जरूरत थी, मना कर दिया उन्होंने। कारगिल युद्ध में जरूरत थी, मना कर दिया। तो ऐसे ग्लोबलाइजेशन लिबरलाइजेशन का फायदा क्या, जो देश को 1% भी मदद नहीं करे कहीं भी। अब इसमें सबसे बड़ा जो कुतर्क चल रहा है हिंदुस्तान में विदेशी कंपनियों के और सर्विसेज के फेवर में, कि भारत की बैंकिंग सेक्टर या भारत की इंश्योरेंस कंपनियां सर्विसेज नहीं देती है। ये एक हवा चली है, और ये हवा बहुत तेजी से चली है। इस हवा में अच्छे अच्छे लोग प्रभावित हैं। अच्छे अच्छे से मतलब हमारे साथ रात दिन काम करने वाले कार्यकर्ता भी इस हवा में प्रभावित हैं। विदेशी बैंकें बहुत सर्विसेज देती हैं, ये कभी ध्यान नहीं देते कि सर्विसेज क्या देती हैं। जैसे मैंने थोड़ी देर पहले आपसे कहा कि सुनामी भूकंप में जितने लोग मरे, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि इनको बैंकों में नौकरी दे दो, इनके परिवार के जिंदा बचे हुए लोग। कोई विदेशी बैंक देने को तैयार नहीं, भारत की बैंकें दे रही। और कई बैंकों में मैं जाके आया, अंडमान में लायकियत नहीं है, उनका बेटा या बेटी 18-20 साल के हैं, लेकिन 9वीं पास भी नहीं है, 10वीं पास भी नहीं है, फिर भी बैंकों ने रख लिया। चलो चपरासी का काम तो करेगा, लेकिन चपरासी की भी पगार महीने की 6,000 रुपए, तो 6,000 रुपए जिंदगी भर के लिए फिक्स हो गया। उनकी ट्रेनिंग करा रहे हैं, नौकरी दे दी उनको, जो एक भी विदेशी बैंक देने को तैयार। तो हम कहते हैं उनकी सर्विसेज अच्छी है। क्या सर्विसेज अच्छी है? बस यही ना कि वो एक लड़की बैठी है उनके रिसेप्शन पे कम कपड़े पहने हुए जो मुस्कुराती रहती है, ये सर्विसेज थोड़ी होती है। सर्विसेज ये होती है कि जरूरत पड़ने पर हिंदुस्तान के हजारों लोगों को नौकरी दे दिया उन्होंने। इंश्योरेंस वाले एडजस्ट कर रहे हैं, बैंकिंग वाले एडजस्ट कर रहे हैं। और मैं वहां स्टेट बैंक वालों से मिला था मद्रास में, मैंने पूछा आप ये जो गांव गोद ले लिया है इसमें कहां से खर्चा ला रहे हैं? उन्होंने कहा हमने सबसे सैलरी का एक महीने का इकट्ठा करके, उनकी भावना देखो कि हमारे भाई हैं, तो अपने अपने सैलरी के पैसे इकट्ठा करके घर बना के दे रहे हैं, नौकरी उनको दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं, कंप्यूटर सिखा रहे हैं, टाइपिंग सिखा रहे हैं, ये सिखा रहे हैं। और उनमें से कई को तो ऐसी ट्रेनिंग दे रहे हैं कि साबुन बना लो, मंजन बना लो, लोन दे देंगे, लोन से इंडस्ट्री चला लो। एक भी विदेशी बैंक ये सर्विस नहीं दे रही है वहां पे सुनामी प्रभावित एरिया। और ना इस तरह की सर्विस गुजरात में दिया था इन्होंने जब भूकंप आया था, उसका तो मैं प्रत्यक्ष गवाह हूं, दोनों जगह का, सुनामी का भी और गुजरात। हमने 4 महीने वहां काम किया था। गुजरात के बहुत सारे इलाकों में जो गांव तबाह हो गए थे, वहां पर बहुत अच्छी क्वालिटी के खादी के कपड़े बनते थे। इन लोगों ने दोबारा अपनी काम शुरू करने के लिए भारत की बैंकों से लोन मांगा, फटाक से मिला। विदेशी बैंकों के सामने और भारत की प्राइवेट बैंकों के सामने प्रपोजल रखा, सब रिजेक्ट किया उन्होंने, एक भी प्रपोजल स्वीकार नहीं किया उन्होंने,
क्यों? वायबल नहीं है, प्रॉफिटेबल नहीं है, डूब जाएगा हमारा पैसा। तो ठीक है, सेवा में जाएगा। नहीं साहब, हम सेवा नहीं देते हैं, हम प्रॉफिट पे काम करते हैं। तो जो रियल सर्विसेज होती है वो ये होती है, लेकिन हमको ये दिखाई नहीं देती है, क्योंकि हमारे सोचने का तरीका, देखने का तरीका बहुत शैलो हो गया है। थोड़ा अंदर घुस के नहीं देखते हैं कि सर्विसेज वास्तव में होती क्या है। हिंदुस्तान में सर्विसेज देने का काम रियलिटी में अगर किसी ने किया है थोड़ा बहुत, तो भारत की पब्लिक सेक्टर बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने या हमारी संस्थाओं ने किया है। न कोई विदेशी बैंक ने, न कोई विदेशी बीमा कंपनी ने, न विदेशी किसी संस्था ने थोड़ी भी सर्विस दी हो, ऐसा एक भी उदाहरण पूरे देश में नहीं। कितने ऐसे मैंने देखा है पानी के प्याऊ हैं जो बैंकों द्वारा चलाए जा रहे हैं, कितने ही स्थानों पर। रेलवे स्टेशन पे मैंने देखा बैठने के लिए बेंचें बनाई हुई हैं बैंकों ने। कितने ही ऐसे हवाई अड्डे मैंने देखे हैं जहां पर जो जाने वाला यात्री है उसको छोड़ने के लिए आने वाले लोगों के बैठने की व्यवस्था कराई हुई है, जो एयरपोर्ट वाले भी नहीं कराते हैं। कितने ही ऐसे गांव मैंने देखे हैं जहां स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वालों ने बस अड्डा बनवा दिया है, बस अड्डे के बाहर प्याऊ लगवा दिया है, वहां बैठने की व्यवस्था की हुई है। कितनी ही जगहों पर मैंने देखा है LIC वालों ने, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन वालों ने स्कूल के स्कूल बोर्ड ले रखे हैं, जहां हर साल वो फंड्स भिजवाते हैं, उनको ड्रेस बनवाते हैं, उनके स्कूल यहां आप भिलाई में देखो, आसपास में देखो। मैं कल पता नहीं किस गांव में गया था, जेवरा गांव में मैंने पूछा ये स्कूल किसने बनाया, तो भिलाई स्टील प्लांट ने बनाया। भिलाई स्टील प्लांट स्कूल बना सकता है, लेकिन इस छत्तीसगढ़ में एक स्कूल ऐसा दिखा दो जो किसी विदेशी बैंक ने बनाया हो, या विदेशी बीमा कंपनी ने बनाया हो, या कोई ऐसी कंपनी ने बनाया हो जो भिलाई में 20 साल से धंधा कर रही है, कोलगेट, पामोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, रैकेट एंड कोलमैन, हिंदुस्तान लीवर वगैरह वगैरह, या लाफार्ज जो सीमेंट बेचने आई है, इसने कहीं कोई स्कूल बनाया हो। सर्विसेज तो ये होती है, समाज की जरूरत के लिए जो कुछ चाहिए वो उपलब्ध कराना, वो सर्विसेज है। और उससे भी ज्यादा समाज को जब बहुत अधिक जरूरत की आवश्यकता हो, कोई प्राकृतिक विपत्ति आ गई हो, उस समय लोगों के साथ खड़े हो जाना, उससे बड़ी सर्विस कोई नहीं होती है। उससे बड़ी कोई सर्विस नहीं होती, क्योंकि उस समय जब चारों तरफ उनको घटाटोप दिखाई देता है, उसमें जब आप सहारा बन के खड़े होते हैं, बीमा के रूप में या बैंकिंग के रूप में या किसी और रूप में, वो शायद सबसे बड़ी सर्विस होती है। ये सर्विसेज की डेफिनेशन हमने घुमा दिया। हम देखते हैं उनकी बिल्डिंग बहुत अच्छी है, मार्बल अच्छा लगा है, टेलीफोन रोज कर लेते हैं, हालचाल पूछ लेते हैं, अब तो बिजली का बिल भरने को तैयार हैं, आपके घर के बच्चे की पोतली धोने को भी थोड़े दिन में तैयार हो जाएंगे, आप धुलवा लो उनसे। आपका उनको एक अकाउंट चाहिए अपने यहां। और आप मुझे एक बात बताओ, कोई विदेशी बैंक है जो 50 रुपए में बैंक अकाउंट खोल दे आपका? मैंने मेरे विद्यार्थी जीवन में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 50 रुपए में मेरा अकाउंट खोला था, और वो अकाउंट बहुत दिन तक इनऑपरेटिव रहा। हर साल बैंक की तरफ से एक चिट्ठी आती थी और मुझे याद दिलाते थे। फिर एक दिन मैंने कहा बंद कर दो, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं। तो भी उन्होंने कहा कि आप हमारे कस्टमर रहे इतने साल तक। मैंने हिंदुस्तान में कोई विदेशी बैंक में पता किया कि भैया 50 रुपए में अकाउंट खुल सकता है क्या? उन्होंने कहा किस जमाने की बात कर रहे हैं आप? एक दूसरी बात, हिंदुस्तान के अंतिम से अंतिम गांव में जाकर अगर कोई विदेशी बैंक शाखा लगाने को तैयार हो तो मुझे बताओ। हिंदुस्तान में एक भी विदेशी बैंक, मान लो सिटी बैंक ऑफ अमेरिका, ANZ, डुंडलेज, स्टैंडर्ड चार्टेड, भारत के गरीब से गरीब गांव, अंतिम गांव जिनको कहा जाता है, वहां शाखा लगाने को तैयार है क्या? वो कहते हैं जी काय को लगाएं, ये तो घाटे वाली चीज है। और हिंदुस्तान की नेशनलाइज बैंकें सभी ऐसे ऐसे छोटे छोटे गांव में शाखाएं चला रही हैं जहां पर स्टाफ की सैलरी पर होने वाला खर्चा वहां जमा होने वाली रकम से कई गुना ज्यादा है, फिर भी वो चल रहा है, क्योंकि सर्विस देनी है। मेरे अपने गांव की मैं बता सकता हूं, मेरे गांव में बिजली नहीं है लेकिन स्टेट बैंक की शाखा है। मेरे गांव में बिजली नहीं है, सड़क भी नहीं है, पैदल जाना पड़ता है, 3 किलोमीटर पैदल चलते हैं, बस से उतर के तब मेरे गांव में पहुंचने का नंबर आता है। तो मेरे गांव में स्टेट बैंक की शाखा है।
वहां पे जितने कर्मचारी काम करते हैं, मैंने उनसे पूछा आपकी तनख्वाह कितनी है, तो महीने की तनख्वाह के बराबर डिपॉजिट नहीं आता। फिर भी वो वहां बैठे हैं बेचारे, पंखा नहीं रहता है, बिजली नहीं रहती है, काम करते हैं, पसीना पसीना होते रहते हैं। गांव वालों की थोड़ी मदद हो जाती है उसमें, क्योंकि चोरी वोरी बहुत होती थी, तो पैसा जमा करने लगे तो चोरी कम। तो ऐसे दूर दराज में जाके छोटी छोटी शाखाएं खोलना, जिनसे कोई प्रॉफिट नहीं मिलने वाला, ऐसी शाखाएं खोलना, उन गांव में कभी स्कूल खोलने में मदद करना, प्याऊ बनवाना, बैठने के लिए बेंच में लगवाना, जगह जगह बस स्टैंड के लिए छत डलवाना, ऐसे ऐसे सब काम तो भारत की बैंकें, भारत की बीमा कंपनियां कर रही हैं। ये है सर्विसेज। लेकिन प्रचार क्या हो रहा है कि विदेशी बैंकें सर्विसेज बहुत देती हैं, कुछ सर्विस नहीं देती, लिप सर्विस देती है बस। रियल सर्विस कुछ नहीं है, लिप सर्विस है। आपको गुड मॉर्निंग करेंगे, हेलो करेंगे, सवेरे करेंगे, शाम को करेंगे, बस इतना ही है। आप बीमार हो गए, हालांकि दवा नहीं दिलवाएंगे, लेकिन आपसे सहानुभूति ऐसी जताएंगे जैसे आपके सबसे बड़े खैर ख्वाह वही हैं। हाँ, हमको तो बड़ा दुख है, आपको माइग्रेन हो गया है, आपको ऐसा हो गया है, तो कहो ना भैया इलाज करा दो, वो आप करा लो, बस हम आपको लिप सर्विस दे सकते हैं। हाँ बहुत अच्छा है साहब, ऐसे हैं वो। सर्विसेज में कभी विश्वास नहीं करते हैं, वो सिर्फ धंधा करने आते हैं, धंधा करने के लिए घुसे हैं, धंधा ही करेंगे और मुनाफा कमा के लेके जाएंगे। वो मुझे सबसे ज्यादा तकलीफ देता है कि हमारे खून पसीने की कमाई हम उनके यहां जमा करें, वो हमारे ही काम ना आए। हिंदुस्तान की सभी बैंकें, सभी बीमा कंपनियां सरकार को हर साल नेट प्रॉफिट देती हैं, आप जानते हैं। वही नेट प्रॉफिट पंचवर्षीय योजना के काम आता है, वही उसी से सारी हमारे देश की योजनाएं बनती हैं विकास की। पता नहीं कितनी बैंकों के, कितनी बीमा कंपनियों के दिए गए प्रॉफिट के पैसे से हिंदुस्तान में कितनी सड़कें बनी। ये जो बिजली घर चल रहे हैं ना हिंदुस्तान में, पावर हाउसेस, सबसे ज्यादा पैसा इनमें LIC GIC का लगा हुआ है, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन का। इसी तरह से हिंदुस्तान में ये जो कम खर्चे के घर बनाने की योजनाएं जो भारत सरकार ने बनाई है ना, जिसमें आज तक शायद 10 या 12 लाख घर बन चुके हैं अलग अलग स्थानों, ये सब LIC GIC और बैंकों के पैसे का है। कोई विदेशी बैंक ने मदद नहीं की है इसमें। तो रियल सर्विसेज तो हमारे ही लोग देंगे, क्योंकि वो हमारे अपने हैं, उनको हमारा दुख दर्द भी समझता है। अब उसमें क्या होता है, हम छोटी बातों में ज्यादा फंसते हैं। छोटी बात कैसी, हम कहते हैं जी स्टेट बैंक वाले जाते हैं तो हमको नमस्ते नहीं करते, प्रणाम नहीं करते, हमारा मुस्कुरा के स्वागत नहीं करते, वगैरह वगैरह। वो कहते हैं बड़े मैकेनाइज तरीके के काम करते हैं, ठीक है। अब ये छोटी बात में हम फंसे हैं, इससे बड़े काम जो वो कर रहे हैं वो हम छोड़ देते हैं सब। कभी हमने पूछने की कोशिश की है कि ये स्टेट बैंक वाले क्यों नहीं मुस्कुरा पाते? इसलिए नहीं मुस्कुरा पाते कि उनके ऊपर काम का बोझा इतना है कि वो चाहे भी तो नहीं मुस्कुरा सकते। मैंने एक बार स्टेट बैंक के, मेरे एक दोस्त हैं, इनके स्टेट बैंक के वो पता नहीं क्या बहुत बड़े पद पर हैं, GM है, पता नहीं क्या है, बंबई में कभी कभी मैं उनके घर जाता हूं। एक बार मैंने उनसे पूछा कि स्टेट बैंक में जितनी वैकेंसीज हैं वो सभी पूरी हैं? उन्होंने कहा नहीं नहीं राजीव भाई पूरी नहीं है। फिर मैंने कहा ये काम कैसे चल रहा है? उन्होंने कहा ऐसे चल रहा है कि एक आदमी से 3 आदमी का काम ले रहे हैं। मैंने कहा फिर तो वो मुस्कुराने से रहा, आपने गधा बना दिया, उसको बैल बना दिया, वो कैसे मुस्कुराएगा? एक आदमी को सैलरी दो और 3 आदमी का काम निकालो तो तेल निकाल रहे हो आप तो उसका। तो उनका हम क्या करें, ग्लोबलाइजेशन के जमाने में यही सब करना पड़ता है। माने ग्लोबलाइजेशन ने इतनी मार मारी है इन कर्मचारियों को कि ये बेचारे 3 आदमी का काम एक आदमी कर रहा है। फिर मैंने उनसे पूछा कंप्यूटर आ गया आपके यहां तो बहुत लाभ हो गया, सुविधा। उन्होंने कहा कुछ सुविधा नहीं हुई है, कोई सुविधा नहीं हुई है, बहुत सारे टेंशन और बढ़ गए हैं। वायरस घुस जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी फेल हो जाता है, कभी नेटवर्क फेल हो जाता है। एक जगह तो उन्होंने मुझे यहां तक मान लिया कि हम पहले मैनुअल रजिस्टर बनाते थे, वो अच्छा था, समय भी कम लगता था, काम भी आसानी से होता था और पक्का होता था, और उसमें ट्रेनिंग होती थी। रियल ट्रेनिंग तो वही होती है ना अकाउंट बनाने की। तो वो रियल ट्रेनिंग लेके आदमी जब जाता था तो उसको ज्ञान पहले से ज्यादा होता था और वो चाहे तो दूसरों को बांट सकता था। लेकिन अब जो कंप्यूटराइजेशन हुआ है, ज्ञान जो है ना विशेषज्ञता का हो गया है, उसकी ट्रेनिंग बंद हो गई। तो हम कई बार शिकायत करते हैं जी बैंक वाले रूड व्यवहार करते हैं। रूड व्यवहार करते हैं इसलिए कि उनके साथ वहां जो व्यवहार हो रहा है वो बहुत खराब,
और इतना खराब हो गया है बैंकों के अंदर का माहौल। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, मैं उनसे कहता हूं तुम लोग प्रमोशन पे क्यों नहीं जाते हो? कहते हैं प्रमोशन पे जाना और बड़ा तकलीफ का काम, इसलिए कहते हैं प्रमोशन नहीं चाहिए। हिंदुस्तान में अकेला सेक्टर है बैंकिंग सेक्टर जहां के कर्मचारी प्रमोशन से दूर भागते, हमें नहीं चाहिए, तुम रखो तुम्हारे पास। कारण क्या है? तकलीफ और बढ़ती है, उनको परेशानियां और बढ़ रही। तो उनकी जो तकलीफें हैं वो हमें समझ में नहीं आती। हम क्या मानते हैं कि वो मुस्कुराते नहीं हैं, हमको ठीक से अटेंड नहीं करते हैं, झल्लाते बहुत हैं, उनको गुस्सा बहुत आता है। उसके कारण बहुत हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण है बैंकिंग सेक्टर में काम करने का माहौल दिन ब दिन खराब हुआ है। और माहौल खराब होने का सबसे बड़ा कारण है पोस्टें खाली पड़ी हैं, काम बहुत है, करने वाले लगातार कम हो रहे हैं। नई भर्तियां बिल्कुल बंद है, करीब करीब बंद है। और लोड कितना बढ़ गया है? पहले जो नंबर ऑफ अकाउंट्स होते थे उससे कई गुने ज्यादा हो गए। जनसंख्या का जैसा ग्रोथ है वैसे ही अकाउंट खुलने का ग्रोथ बढ़ रहा है। अब उनको अकाउंट तो खुलवा लिया, किसी ने 50 रुपए में, किसी ने 100 रुपए में। अब उसको सहेज के रखना, उसी में सिर दर्द है उनका। ज्यादातर भारत की बैंकों के छोटे छोटे अकाउंट जो है ना वो काम के नहीं है, लेकिन देश को सर्विस देनी है इसलिए खोल रखे हैं। क्या करें? तो ऐसी परिस्थिति में स्वाभाविक है कि वो ज्यादा मुस्कुरा नहीं सकें या ज्यादा तकलीफ में हमारा साथ न दे सके। लेकिन वास्तविकता ये है कि वो जितना काम कर रहे हैं, जितनी कम सैलरी पर, वो काम दुनिया में कोई बैंकिंग सिस्टम में करने को तैयार नहीं होता। सिटी बैंक ऑफ अमेरिका में या आईसीआईसी बैंक में मैंने देखा है जिस पोस्ट पर हिंदुस्तानी बैंकों में लोग काम करते हैं ना, उससे 3 गुनी सैलरी पर वहां काम हो रहा है, सेम। और यंग एज के लड़के लड़कियों को इतनी ज्यादा सैलरी देकर वो काम पर ले रहे हैं और वहां 12 घंटे रगड़ते हैं, 14 घंटे रगड़ते हैं। अब इनको सैलरी भी कम है और रगड़ाई इनकी उतनी ही हो रही है। धीरे धीरे भारत की बैंकों में भी काम के घंटे बढ़ते चले जा रहे हैं। सवेरे 9-10 बजे से लेकर शाम 6-7 बजे तक तो सामान्य रूप से। मैंने कई गांव में देखा है अब भारत की बैंकें शाम को भी काम कर रही हैं क्योंकि उन्हें कंपटीशन में दौड़ना है विदेशी बैंकों के साथ, तो लोड और बढ़ रहा है उनके ऊपर। तो उनके अंदर की जो तकलीफें, परेशानियां ग्लोबलाइजेशन से पैदा हुई हैं पिछले 8-10 वर्षों में, उसका कोई समाधान हुआ नहीं है। उनका भी शरीर है, मशीन तो नहीं है, मानव है। मानव की एक लिमिट होती है काम करने की, मैक्सिमम लिमिट होती है। आप उससे ज्यादा उससे काम कराओ तो टूटने वाला है, अंदर से बिखरने वाला है। तो ज्यादातर बैंक अधिकारी आपको चिड़चिड़े मिलेंगे, बैंक के क्लर्क तो और भी ज्यादा चिड़चिड़े। ऐसे कंडीशन में भी अगर मुस्कुराते हुए वो मिले तो आप समझना धन्य भाग आपके, इतने खराब माहौल में जहां वो काम कर रहे हैं। और सरकार का ऊपर से तलवार लटका हुआ है उनके ऊपर। ग्लोबलाइजेशन का माने रिट्रेंचमेंट करो, भर्ती कम करो, पोस्ट कम करो, ये कम करो, ये कम करो, ये कम, और वॉलंटरी रिटायरमेंट दे दो, जबरदस्ती रिटायरमेंट दे दो। ये सब धंधा चलता रहा है हमारे देश में। और जितने लोगों को जबरदस्ती रिटायरमेंट दिया वहां कोई नई भर्ती हो नहीं रही है, पहले से भी भर्तियां बंद है। तो ये कंडीशंस हैं। फिर भी मैं मानता हूं कि हमारी बैंकों में कहीं कोई कमी है तो वो ठीक की जा सकती है। उसका मतलब ये नहीं है कि विदेशी बैंकों के लिए सब खोल दें हम तो उससे ठीक होने वाला है। ये तो कुछ ऐसी बात हुई कि हमारे घर का लड़का बिगड़ा हुआ है तो पड़ोसी के लड़के को गोद ले लो, वो सुधार देगा, ऐसा नहीं होने वाला। अपने यहां कहीं सिस्टम में कोई खामी है, खरामी है, उसको ठीक करें हम। तो सर्विसेज के सेक्टर में अगर विदेशी आते हैं बहुत तकलीफ की स्थिति है। हमारी सेविंग्स उनके हाथ में जाती है, वो फ्रॉड करते हैं, लूटमार करते हैं, उसको पकड़ने की कोई व्यवस्था नहीं है। आप जानते हैं पिछले 10 साल में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक फ्रॉड हुए, सबसे ज्यादा। और किसी भी इकोनॉमिक फ्रॉड में आज तक कोई सजा नहीं हुई है, चाहे वो हर्षद मेहता हो, चाहे हितेन दलाल हो, चाहे XYZ कोई भी हो, किसी को सजा नहीं हुई। हर्षद मेहता अपनी मौत मर गया वो अलग बात है, हार्ट अटैक से, सजा कुछ भी नहीं। भारत के आर्थिक कानून इतने रद्दी हैं कि कोई सजा होने की व्यवस्था नहीं। और ऊपर के टॉप लीडर्स घोटाले करते हैं, गलतियां करते हैं, भुगतान बेचारा नीचे वाला कर। यूटीआई का सारा घोटाला नेताओं का किया धरा था, मारे गए साधारण लोग, और उन नेताओं को कोई सजा नहीं है जिन्होंने यूटीआई घोटाला किया।
नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मामला सब नेताओं द्वारा खड़ा किया हुआ है। बैंकों से कर्ज दिलवा दिया अपने अपने प्रभाव के लोगों को, अपनी अपनी पार्टी के लोगों को। अब वो कर्ज वापस नहीं दे और बैंक वाले उनसे अधिकार मांगे रेड मारने का, तो अधिकार देने में 10 साल लगा दिया, 10-12 साल। अभी जाके कानून बनाया कि आप रेड कर सकते हैं, संपत्ति जब्त कर सकते हैं। ये पहले ही होना चाहिए था, 91 में होना चाहिए था। तो ये एनपीए इतना बढ़ता नहीं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो हम हमारे देश की परिस्थिति को ध्यान में रखकर समस्याओं का विश्लेषण करें, समाधान उसमें से निकालें, ना कि विदेशों को हम ध्यान में रखकर अपनी समस्याओं का विश्लेषण करें और समाधान। हिंदुस्तान के बैंकिंग और बीमा सेक्टर को खत्म कर देंगे अगर ये विदेशी बैंकों को सारी खुली छूट मिल गई तो। अभी बहुत तकलीफ की स्थिति है। डब्ल्यूटीओ की कंडीशन को सरकार ने लागू करते हुए विदेशी बैंकों को खुली छूट दे दिया है कि भारत की किसी भी बैंक को आप टेक ओवर कर सकते हो, किसी भी बैंकों को टेक ओवर। अब उनके पास पैसे की ताकत है, वो एक एक करके आपकी बैंकों को टेक ओवर करना शुरू कर दें, धीरे धीरे सब खत्म हो जाए। ये बहुत तकलीफ की स्थिति है। डब्ल्यूटीओ की एक एक कंडीशन खराब दिशा में जा रही। तो अब प्रश्न क्या है कि क्या करें हम सब लोग? तो मुझे ऐसा लगता है कि डब्ल्यूटीओ के सर्विस सेक्टर पर जिन लोगों के ऊपर मार पड़ने वाली है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है। बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे पहले ये 2 जगह मार होने वाली। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर में ये जो वकालत का काम है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी का काम है, एजुकेशन का काम है, इस पे मार आने वाली है 2-3 साल के अंदर। तो इन सब लोगों को हम क्यों नहीं इकट्ठा करें, क्योंकि वो एक ही जगह पीड़ित हो रहे हैं सबके सब। बैंकिंग और इंश्योरेंस वाले भी डब्ल्यूटीओ से परेशान है, एजुकेशन वाले भी होंगे, फिर ये चार्टर्ड अकाउंटेंसी वाले बहुत परेशान होना शुरू हो गया है। विदेशी चार्टर्ड अकाउंटेंसी की फर्म आ गई हैं, उन्होंने धंधे शुरू कर दिए हैं। परिणाम ये हो रहा है कि कल तक जो हमारे देश के इंडिपेंडेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट होते थे वो अब विदेशी फर्मों के गुलाम हो गए हैं, जी हजूरी कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं उनके, और उनकी मदद से सारा बिजनेस उन्होंने खींच लिया। जैसे हिंदुस्तान में कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट 10 साल से काम कर रहा है, उसका अपना क्लाइंटेल है, विदेशी कंपनी ने उसको ले लिया पगार पे और उसके सारे के सारे क्लाइंट उनके पास आ गए। ऐसे ही वकालत में होने वाला है, ऐसे ही मेडिसिन में, और ऐसे ही जो हॉस्पिटलाइजेशन में, फिर होटल में वगैरह वगैरह। तो इन सभी सेक्टर के लोगों को इकट्ठा किया जा सकता है और उनको यह बताया जा सकता है कि डब्ल्यूटीओ की इन कंडीशंस के खिलाफ सरकार के ऊपर दबाव बनाए। अभी क्या होता है, अभी सर्विस सेक्टर वाले अपनी लड़ाई लड़ते तो हैं, जनता साथ में नहीं आती उनके। बैंक वाले स्ट्राइक करते हैं, लोग साथ में नहीं आते, लोग गाली और देते हैं क्योंकि लोगों को मालूम नहीं वो क्यों कर रहे हैं स्ट्राइक। और मुश्किल क्या हो रही है, बैंक वाले भी उनको समझाने कभी नहीं जाते कि हम क्यों स्ट्राइक कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो गलती हो रही है इस देश में, वो डब्ल्यूटीओ के खिलाफ, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ की नीतियों के खिलाफ स्ट्राइक करते हैं। आम आदमी भी उससे प्रभावित है, लेकिन वो जाते नहीं बताने के लिए कि हम इस कारण से कर रहे हैं। और अखबार वाले कभी पूरी बात छापते नहीं, क्योंकि अखबार वालों को जितना स्पेस है उतने नहीं छापते। तो कम्युनिकेशन गैप है। जनता को अगर ये बता के कि भैया हम ये स्ट्राइक कर रहे हैं, इसमें हमको तकलीफ है, तुमको हमसे भी ज्यादा तकलीफ, इन कारणों से कर रहे हैं। डब्ल्यूटीओ की ये शर्तें हैं, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक का ये प्रेशर है, प्राइवेटाइजेशन इस तरह से हो रहा है, उसके क्या दुष्परिणाम हैं, ये सब बता के करें तो जनता भी साथ में आए। और जनता साथ में आए तो सरकार बौखलाए। अकेले आप अगर ये कोशिश करें कि हम बैंकिंग वाले हैं अकेले लड़ लेंगे, संभव नहीं। बीमा वाले भी अकेले नहीं लड़ सकते, क्योंकि उनकी जो ट्रेड यूनियंस है ना, उनकी ताकत बहुत कम हो गई। ट्रेड यूनियंस ने पिछले 50 साल में इतने समझौते किए हैं सरकारों से कि उनकी जो बार्गेनिंग कैपेसिटी है वो बहुत कम हो गई है। इसलिए जनता को साथ में लेकर अगर करेंगे तो शायद इसमें से रास्ते निकले, क्योंकि सरकार को अभी डर है तो एक ही चीज का, जनता का, कि वोट बैंक गया। जनता माने वोट बैंक, वोट परसेंटेज कम हुआ, अगर हम ये करें, ये करें, ये करें, ये सारे इश्यूज जनता के साथ लेके और दूसरे संगठनों को मिलाकर एक साथ पूरे देश में किया जाए। जैसे ये वैट में हुआ ना, जनता भी साथ में है, व्यापारी भी साथ में है, उद्योगपति भी साथ। देखो परिणाम है, पूरे देश में 12 राज्य नहीं लागू कर रहे हैं। ऐसे ही डब्ल्यूटीओ का बैंकिंग और बीमा पे जो असर है, एजुकेशन पे जो असर है, दूसरे क्षेत्रों में जो असर, वो सब एक साथ मिलकर जनता के साथ अगर सामने आए सरकार के खिलाफ, तो उम्मीद है कि इसमें से अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। अकेले अकेले अगर हम करें नहीं निकलेगा।
अब इसमें हो क्या सकता है कि भारत के बारे में, भारत की बैंकों के बारे में, बीमा कंपनियों के बारे में, भारत के पब्लिक सेक्टर के बारे में एक ऐसा पत्रक, सीडी, मटेरियल तैयार किया जाए जो सरल भाषा में हो, आम सामने वाले को समझा सके। क्योंकि अक्सर ये जो आपने अभी देखा, आपने कहा हमको मालूम ही नहीं है। आपको बहुत सारी बातें मालूम नहीं है कि पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है पिछले 50 साल में इस देश में, आपको नहीं मालूम। और सरकार ने हमें कभी बताया नहीं। सरकार बस एक ही बात बता रही है, पब्लिक सेक्टर सफेद हाथी हो गए हैं, ये पैसे को खा ज्यादा रहे हैं, निकाल कम रहे हैं। इस पब्लिक सेक्टर ने 50 साल में देश को खड़ा किया है। जब प्राइवेट सेक्टर एक भी काम करने को तैयार नहीं था, तब पब्लिक सेक्टर के पैसे से ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, जिसको आज लूटने के लिए विदेशी आने को तैयार है। और एक एक सेक्टर पर अगर एक छोटी छोटी बुक बनाई जाए ना, बीएचईएल ने क्या किया, एनटीपीसी ने क्या किया, स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड ने क्या किया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने क्या किया, पंजाब नेशनल बैंक ने क्या किया। पंजाब नेशनल बैंक की कहानी सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पंजाब नेशनल बैंक लाला लाजपत राय ने शुरू किया था इंपीरियल बैंक को टक्कर देने के लिए। इंपीरियल बैंक होता था अंग्रेजों का, तो सब भारतवासी अपने बैंक अकाउंट उसमें जमा करते थे। तो लाला लाजपत राय ने कहा स्वदेशी आंदोलन आप जानते हैं 1905 में, उस स्वदेशी आंदोलन के गर्भ में से निकला पंजाब नेशनल बैंक, और सारे क्रांतिकारियों के बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में जमा होते थे, क्योंकि अंग्रेज इन क्रांतिकारियों का बैंक अकाउंट स्वीकार नहीं करते थे। लाला लाजपत राय का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, भगत सिंह का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, चंद्रशेखर आजाद का बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था। चंद्रशेखर आजाद की जो संस्था थी ना, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, उसका बैंक अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में था, क्योंकि अंग्रेजी बैंक इनको स्वीकार नहीं करता था। तो अंग्रेजी बैंक को टक्कर देने के लिए और भारत के क्रांतिकारियों को जरूरत पड़े तो मदद देने के लिए लाला लाजपत राय ने शुरू कराया पंजाब नेशनल बैंक। अगर ये कहानी हिंदुस्तान के घर घर में जाए तो कोई भी गर्व से कहेगा कि मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसमें भगत सिंह का खाता था। मेरा खाता पंजाब नेशनल बैंक में है, जिसमें लाला लाजपत राय का खाता था। मेरा खाता एक ऐसी बैंक में है जो भारत की आजादी के आंदोलन में मदद करने वाला बैंक रहा, पंजाब नेशनल बैंक। और कई बार तो ऐसा भी हुआ था कि पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारियों ने फंड्स इकट्ठे कर करके ये भगत सिंह, ऊधम सिंह को दिए थे बम बनाने के लिए, पिस्तौल तमंचे चलाने के लिए, क्योंकि पैसे की जरूरत पड़ती थी। तो ऐसी बातें, साधारण बातों से लेकर विशेष बातें जो कुछ हुई हैं पिछले 10-12 वर्षों में पब्लिक सेक्टर के द्वारा, वो हम लोगों के सामने लाएं। अभी क्या होता है, एक साइडेड पिक्चर पूरे देश में प्रचारित किया जा रहा है, पब्लिक सेक्टर हरामखोर है, सफेद हाथी है, ये बर्बाद हो रहे हैं, बकवास कर रहे हैं। ये इसलिए कि इनको खत्म करने के लिए सरकार तैयार बैठी है। तो इस तरह का दुष्प्रचार हो जाए, लोग स्वीकार कर लें कि हाँ, और एक झूठ को बार बार बोलो, थोड़े दिन में सच लगने लगता है। आप रोज बोलो सफेद आती है, तो जनता मान ही लेगी कि हाँ है। तो फिर जिस दिन बंद होगा, जनता को कोई दुख नहीं होगा, और ये बेचारे अकेले मर जाएंगे, क्योंकि ये विरोध नहीं कर पाएंगे, अकेले इतनी दम नहीं। तो मेरा ऐसे मन में आता है कि हिंदुस्तान के साधारण लोगों को एजुकेट करने के लिए कम से कम पब्लिक सेक्टर के बारे में छोटी छोटी बातें, साधारण बातें पहुंचाई जाएं लोगों के पास। जैसे आज हिंदुस्तान में 76,000 मेगावाट बिजली बन रही है। आजादी मिली थी तो मुश्किल से 6,000 मेगावाट बिजली बनती थी, वो भी मुश्किल से। तो ये 76,000 मेगावाट बिजली किसने दिया इस देश को बनाकर? अमेरिका की कंपनी ने, इंग्लैंड की कंपनी ने, भारत की कंपनी ने, एनटीपीसी या स्टेट की जो पावर कंपनियां हैं राज्यों की, उन्होंने दिया। और 1 लाख मेगावाट की कैपेसिटी है, 2-3 साल में आ जाएगा वहां तक, वो भी उन्होंने दिया। एनरॉन एक विदेशी कंपनी आया था, 1 मेगावाट अभी तक हिंदुस्तान को नहीं दे पाया। इतने साल से तमाशा चल रहा, लोगों को ये मालूम होना चाहिए। ऐसे ही हिंदुस्तान के 3 लाख गांवों में पीने के पानी की जो व्यवस्था आज तक हो पाई है, आप जानते हैं इसमें फंड्स किसके इस्तेमाल हुए हैं? LIC के, GIC के। गांवों में पीने के पानी की व्यवस्था में LIC, GIC के पैसे का इस्तेमाल हुआ है, सरकार के पैसों से नहीं है, माने सरकार के बजट के खर्चे में से नहीं आए।
ऐसे ही इतनी 14,000 किलोमीटर सड़कें हिंदुस्तान के पब्लिक सेक्टर के भारत सरकार को दिए गए मुनाफे में से 14,000 किलोमीटर की सड़कें बनी है। रेलवे का इतना बड़ा नेटवर्क बना है जो दुनिया में दूसरे नंबर का सबसे बड़ा नेटवर्क है, ये कहां से खड़ा हुआ है? कोई विदेशी कंपनी ने नहीं खड़ा किया, हिंदुस्तानी रेलवे ने खड़ा किया है। और आज उस रेलवे को गाली देके 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 इस स्थिति में ला दिया है कि वो डिफेंसिव हो जाए, और डिफेंसिव होते चले जा रहे हैं बेचारे, और छट्टी होती जा रही है, विद्रोह नहीं हो रहा पूरे देश में। तो ये बैंकों ने, बीमा कंपनियों ने, रेलवे ने, हमारे एनटीपीसी ने, हमारे तमाम दूसरे सेक्टर ने जो कुछ समाज के लिए किया है, इस पर अगर एक एक दो दो पन्ने का भी मटेरियल सेक्टर वाइज तैयार करें, छोटी बुकलेट बने, सरल भाषा में बने, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु में बने, स्लाइड्स बने, गांव-गांव जाकर उनको दिखाया जाए, तो ये बिल्कुल उलट जाएगा। जनता कहेगी अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था, हमको तो मालूम ही नहीं था। जब मालूम होने लगेगा तो जनता को समझ में आएगा कि हरामखोर ये नेता हैं जो लगे हैं कौड़ी के भाव में पूरे देश की संपत्ति को बेचने के लिए। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर ये क्या करने जा रहा है, मैं थोड़ी देर पहले आपको बताया, और WTO की कंडीशन में क्या करने जा रहे हैं। दिल्ली का एयरपोर्ट दुनिया का अकेला ऐसा एयरपोर्ट है जिसके पास 6,000 एकड़ जमीन है, किसी एयरपोर्ट के पास में। दुनिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट है सऊदी अरब में, जिद्दाह में, उनके पास भी इतनी जमीन नहीं, सिंगापुर के पास नहीं है, अमेरिका के किसी एयरपोर्ट के पास इतनी जमीन नहीं, 6,000 एकड़ जमीन है उनके पास। और उस पूरे एयरपोर्ट को प्राइवेटाइजेशन के नाम पर 1,400 करोड़ रुपए में बेचने जा रहे हैं फ्रांस की एक कंपनी को। जबकि जिस स्थान पर यह दिल्ली का एयरपोर्ट है वहां 1 एकड़ जमीन की कीमत इस समय 20 करोड़ रुपए है। 1 एकड़ जमीन की कीमत 20 करोड़ रुपए, जहां पर यह एयरपोर्ट है, गुड़गांव दिल्ली के बीच में। 6,000 एकड़ जमीन है, कितने का हो गया? 1,20,000 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं 1,400 करोड़ में। प्राइवेटाइजेशन के नाम पर यह हो रहा है। और इसका माहौल कैसे बनाया है? 2 साल से दिल्ली एयरपोर्ट के खिलाफ कैंपेन किया जा रहा है पूरे देश में, हमारे ही मंत्रियों के द्वारा। यहां के कर्मचारी निकम्मे हैं, ये इनएफिशिएंट है, ये ऐसा है, ये वैसा है, इसमें ये तकलीफ है, वो तकलीफ। अभी मैं थोड़े दिन पहले दिल्ली एयरपोर्ट पर एक सभा संबोधित करने गया, तो मैंने वहां के जनरल मैनेजर को कहा मुझे पूरा एयरपोर्ट घुमाओ। उन्होंने कहा क्या देखना चाहते हैं? मैंने कहा आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो टावर है ये मुझे देखना है। कहने लगे क्यों? मैंने कहा इससे अंदाजा लग जाएगा कि आपकी कीमत क्या है, आपकी ताकत क्या है, आपकी औकात क्या है। मैं ले गया, वो मुझे ले गए देखने के लिए। वो मैंने जो देखा और उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट्स का वर्णन करना शुरू किया और जो उन्होंने टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की है, मैं दंग रह गया। दुनिया में इतना बेहतरीन एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर फ्रांस में भी नहीं है, जर्मनी में भी नहीं। उस अकेले टावर को अगर बेचे अंतरराष्ट्रीय बाजार में तो 600 करोड़ मिलता है, और 1,400 करोड़ में पूरा एयरपोर्ट बेचने जा रहे हैं। अब जनता को मालूम नहीं है दिल्ली एयरपोर्ट की विशेषता यह है, इनके पास 6,000 एकड़ जमीन है। कल को समझौता हो जाएगा, अखबार में खबर आएगी दिल्ली एयरपोर्ट फ्रांस की कंपनी ने खरीद लिया। और कर्मचारी बेचारे मुंह बंद करके बैठे हैं, क्योंकि सरकार के खिलाफ बोले कैसे, उनसे पगार पाते हैं, सैलरी पाते। और ये जो प्रॉपर्टी है, मैंने एक दिन उनसे पूछा कि अगर ये 6,000 एकड़ जमीन, इसमें इस्तेमाल कितनी हो रही है? तो उन्होंने कहा मुश्किल से इसमें 50-60 एकड़ जमीन इस्तेमाल हो रही है रनवे में और ये सब वगैरह, बाकी खाली पड़ी है। मैंने कहा इसमें खेती करना चालू कर दो तो साल का कम से कम 50-60 करोड़ का तो प्रोडक्शन यहां हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजीव भाई खेती तो छोड़ो, हम यहां गोल्फ क्लब बना दें और उसमें एंट्री फीस रख दें तो साल का 1,400 करोड़ तो हम इसी से कमा के दे सकते हैं सरकार को, गोल्फ कोर्स बना के। क्योंकि जितनी विदेशी फ्लाइट आती है ना, इंटरनेशनल फ्लाइट रात को अक्सर आती हैं, उनमें कई बार ऐसा होता है कि एक एक दिन वो लोग ठहरते हैं, फिर दूसरी फ्लाइट पकड़ते हैं। वो गोल्फ खेलेंगे, फीस लगा दो, साल का 1,400-1,500 करोड़ इसी से आ सकता है। पूरा एयरपोर्ट इतने में बेच रहे हैं, 1,400 करोड़, और बिना किसी बिड के। माने कोई इंटरनेशनल टेंडर इनवाइट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, फ्रांस की कंपनी को सामने से बुला लिया। क्यों? समझौता हो गया सरकार का, कुछ लेन देन हुआ होगा उसमें। अब एक दिल्ली एयरपोर्ट बिकेगा, फिर बंबई बिकेगा, फिर सब बिकेगा। ऐसे सरकार की माने बेईमानी और हरामखोरी में देश की संपत्ति बिक रही है प्राइवेटाइजेशन के नाम पर।
ग्लोबलाइजेशन। अब जनता इसमें बगावत कर सकती है जब उसको पूरी बात मालूम हो। जब मुझे पता चला दिल्ली एयरपोर्ट की वास्तविकता, मैंने दिल्ली की 4-5 मीटिंगों में कह दिया, लोगों का खून उबल गया, जी कैसे कर सकते हैं, हम देखेंगे सरकार को। अगर यही बात पूरे देश में प्रचारित हो जाए तो जनता खड़ी हो जाएगी। तो जनता के सामने कोई सरकार नहीं टिक सकती। कर्मचारियों को तो वो झुका सकते हैं, लेकिन जनता को नहीं झुका सकते। तो मेरा यह कहना है कि हम सब मिलकर भारत की जनता के पास ये सब मुद्दे लेके जाएं, सरल सरल भाषा में, कम शब्दों में, सरल सूत्रों में उनको ये जानकारियां दें कि भारत के पब्लिक सेक्टर ने क्या किया है, बैंक ने क्या किया, बीमा ने क्या किया, इसने क्या किया, इसने, और WTO और प्राइवेटाइजेशन के नाम पर सरकार क्या करने जा रही है। जब समझ बनेगी तो बात आगे बढ़ेगी। अब उसके तरीके क्या हो सकते हैं? तरीके बहुत हो सकते हैं। हम CD बनाएं, गांव गांव में दिखाएं, पत्रक बांटें, टेलीफोन, ये लोकल अगर टीवी चैनल है उसके माध्यम से कहें, अखबारों में लिखें, और सबसे अच्छा जो भाई ने कहा कि रेडियो पे कहें। अपना कोई रेडियो स्टेशन हो तो शायद कहे, सरकार तो इसको कहने नहीं देगी। अपना कोई टीवी चैनल हो तो उस पर ये सब बातें, एक एक बात की पोल खोलें, सरकार जो कर रही है, WTO में जो हो रहा है और वास्तविकता क्या है। तो देश बचने के लिए रास्ते खुलते हैं, लोग खड़े हो जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लोगों को जानकारी नहीं है, इसलिए सरकार ये सब करती चली जा रही है। जैसे ही जानकारी होती है, लोग तो सरकार को कुछ नहीं करने देते। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले सवेरे उदाहरण दिया, हरियाणा के लोगों को जब तक मालूम नहीं था वैट क्या है, वो चुप रहे, और चौटाला ने वैट लागू कर दिया। लागू होने के बाद जब तकलीफें आना शुरू हुई, उन्हीं हरियाणा के लोगों ने चौटाला को कान पकड़ के नीचे उतार दिया। चौटाला के पास पहले 54 सीटें थी जब पिछली सरकार आई, अभी उसके पास 9 सीटें हैं। खुद हार गया बुरी तरह से। तो जनता को जब पता चला तो उन्होंने जवाब दे दिया। ऐसे ही हर क्षेत्र में जनता को पता चले तो सरकार को सबक जनता सिखा सकती। तो ये समस्या है, उसका विश्लेषण और समाधान, हर समस्या का समाधान हम अपने ही तरीके से करें, वही अच्छा है। अब इसमें एक बात वो अंत में आके खत्म होती है कि कौन करे इस काम को? हम सब करें, हम सब एक दूसरे के साथ मिलकर करें। जैसे मेरे मन में आता है कि पब्लिक सेक्टर पर एक छोटा टेम्पलेट बनाएं, हम जाएं उनके पास, जानकारियां इकट्ठी करें, उस पर वो छापें, फिर कैसेट बनाएं, CD बनाएं, प्रचार करें, थोड़े दिन में उसका परिणाम निकलेगा। और फिर ये बैंक वालों, बीमा वालों को और शिक्षा वालों को कहें कि भैया सब साथ में मिलके करो, अलग अलग अब मत करो। आपको कुछ भी करना है पहले सबको बता के करो, हम क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। और खाली बैंक के ऑफिस के सामने खड़े होकर जिंदाबाद मुर्दाबाद करने से अच्छा है पूरे भिलाई शहर में घूम के लोगों को बताओ कि हम ये क्यों कर रहे हैं। नहीं तो क्या होता है, जनता आपके खिलाफ हो जाती है। उनको ऐसा लगता है कि ये काम नहीं करना चाहते इसलिए जिंदाबाद मुर्दाबाद हो रहा है, और हम अपनी बात वहां तक कम्युनिकेट नहीं कर पाते तो बीच में गैप खड़ा हो जाता है। तो पद्धति थोड़ी बदलें, हम लोगों के पास जाएं, लोग हमारे पास आने लगेंगे, बात बनती चली जाएगी और रास्ते उसमें से खुलते चले। इतना ही मुझे अभी कहना है। हाँ, ट्रिम्स में मैं बात कर सकता हूं, लेकिन कल करूंगा। ये सर्विसेज तक रहे, क्योंकि ट्रिम्स और इससे भी ज्यादा जटिल है। ट्रिम्स और ट्रिप्स में कल कोशिश करूंगा सवेरे लेने की, दोनों अलग अलग चैप्टर हैं, वो और भी खतरनाक है। ट्रिम्स, ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स, नहीं आएंगे, इनडायरेक्टली आएंगे। इनडायरेक्टली कैसे आएंगे? ट्रिम्स का मतलब है इन्वेस्टमेंट के लिए नियम, कायदे, कानून बनाना। जैसे आजकल सरकार कर रही है ना, बैंकिंग इंडस्ट्री में कितना 74% इक्विटी पार्टिसिपेशन की छूट हो गई है। ट्रिम्स ये कहता है कि इसको 100% कर दो। ट्रिम्स का पहला ही प्रोविजन है कि कोई भी सेक्टर जो सर्विसेज में है उसमें 100% इक्विटी की छूट होनी चाहिए, कोई भी विदेशी को या विदेशी कंपनी को। तो बैंक, बीमा कंपनी आएंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट के उस पे आएंगे। अभी सर्विसेज में जो सीधा है कि सीधे विदेशी आएंगे, उसमें ट्रिम्स भी आएगा, सर्विसेज भी आएगा, दोनों एक साथ आएगा। ट्रिम्स से उनका इक्विटी पार्टिसिपेशन का निर्धारण, प्रॉफिट ले जाने का निर्धारण, भारत में कहां पूंजी लगाएं कहां न लगाएं उसका निर्धारण, और सर्विसेज में जो सीधे आकर
हिंदुस्तान के लोगों के बीच में मुनाफा कमाकर ले जाने की खुली छूट, वो सर्विसेज में। ट्रिम्स में इन्वेस्टमेंट की वो है लिमिटेशंस, तो वो लिमिटेशंस को हटाने की बात है। ट्रिम्स कोई लिमिटेशन नहीं, 100% लाना चाहे खुली छूट दो, बैंक में, बीमा में, टेलीकम्युनिकेशन में, एजुकेशन में, चार्टेड अकाउंटेंसी में, हर जगह। ट्रिम्स का सबसे पहला प्रिंसिपल ये है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट जो आया है बाहर से, उसकी वैसी ही सुरक्षा करो जैसे आप रुपए की करते हो। नेशनल सिक्योरिटी, अमेरिका ने $1 भी भारत में लगा दिया तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी अब भारत सरकार की है। उसके लिए भारत की मिलिट्री लगाओ, आर्मी लगाओ, पुलिस लगाओ, सुरक्षित चाहिए वो। ये ट्रिम्स में है सारे के सारे। माने अमेरिका की कोई भी कंपनी यहां आ जाए, उसके खिलाफ हम आंदोलन करें, फैक्ट्री को तोड़ दें, फोड़ दें, तो भारत सरकार की जिम्मेदारी है उसका सारा भुगतान करे। ये ट्रिम्स में है। अभी क्या होता था कि अमेरिका की किसी कंपनी को हमने तोड़ फोड़ दिया तो अमेरिकी कंपनी की प्रॉपर्टी है, लेकिन अब WTO के बाद अगर हम तोड़ फोड़ करें तो भारत सरकार को भुगतान करना पड़ेगा जो कुछ भी तोड़ फोड़ हुई है। उसके लिए आप चाहो मिलिट्री लगाओ, चाहो अपनी आर्मी लगाओ। हमें याद है एक बार हम लोगों ने कर्नाटक में नंजुन स्वामी नाम के एक किसान नेता थे, उनका एक संगठन कर्नाटक राज्य रैयत संघ, उनके साथ मिलकर एक अमेरिकन कंपनी का ऑफिस तोड़ा था। 92-93 की बात है ये। आपने सुना केंटकी फ्राइड चिकन एक अमेरिकन कंपनी थी, उन्होंने वहां बना दिया था अपना बहुत बड़ा ऑफिस, उसको तोड़ दिया था। तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तोड़ दिया तो उस कंपनी का नुकसान हुआ और तब से वो कंपनी भाग गई। अभी उसकी हिम्मत नहीं हुई दोबारा आने की। लेकिन आज अगर हम वही काम करें तो तकलीफ होने वाली है। हमें तो नहीं, भारत सरकार को। भारत सरकार को सब भुगतान करना पड़ेगा अगर एक कुर्सी भी टूट गई तो, क्योंकि उनका एक एक इन्वेस्टमेंट सरकार की जिम्मेदारी पर है। ये ट्रिम्स की शर्तें हैं। ट्रिम्स में सबसे ज्यादा खतरनाक दो ही शर्तें हैं कि आप किसी भी क्षेत्र में 100% पूंजी निवेश की खुली छूट करो और उनकी लाई हुई एक एक डॉलर की सिक्योरिटी आप करो, माने भारत सरकार करे। उसमें चाहे अपनी आर्मी लगाओ, एयरफोर्स लगाओ, पुलिस लगाओ, पैरामिलिट्री फोर्स लगाओ, कुछ भी लगाओ, सिक्योरिटी आप करो। इन्वेस्टमेंट उनका, वो सिक्योरिटी नहीं करेंगे, सिक्योरिटी आपको करनी है। इंश्योरेंस कवर उनको दो, किसी भी तरह से सिक्योरिटी की गारंटी उनको दो। और अगर हम कुछ मार तोड़ करें तो शिकायत भारत सरकार को वहां सुननी पड़ेगी WTO में और भुगतान करने पड़ेंगे। आज हम आज की तारीख में पेप्सी कोला की एक बोतल भी तोड़ दें इस समय, वैसे हमने बहुत तोड़ी है, आज हम एक बोतल भी तोड़ दें तो उसका भुगतान भारत सरकार को करना पड़ेगा। ट्रिम्स की ये शर्तें हैं, 1 जनवरी से लागू हुई है। 1 जनवरी के पहले हम चाहे कुछ भी करें, पेप्सी के कारखाने में आग लगा दें तो प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने जिससे इंश्योरेंस कराया उससे वो लेंगे। लेकिन अभी हम एक बोतल भी तोड़ेंगे तो भारत सरकार भुगतान करे उसका, क्योंकि जिम्मेदारी भारत सरकार की। तो ट्रिम्स में कल थोड़ा मैं ज्यादा बात करूंगा ट्रिप्स के साथ जोड़कर। अभी सर्विसेज का लिया है और सर्विसेज तक सीमित रखें, क्योंकि इसमें वैसे तो बहुत छूट गया है। थोड़े ही सर्विसेज को मैं डील किया, बैंकिंग को, इंश्योरेंस को किया, एजुकेशन को किया, टेलीकम्युनिकेशन को मैं बिल्कुल छोड़ दिया, रेलवे को बिल्कुल छोड़ दिया। टेलीकम्युनिकेशन में तो इतनी तकलीफ आने वाली है। अभी भारत में क्या होता है, जैसे BSNL है, ठीक है, आप हमारे देश की सिक्योरिटी से संबंधित सूचनाओं का इधर से उधर जाना BSNL के थ्रू है। कैसे होता है, जो बॉर्डर एरिया है पूरा भारत का, वहां पर मिलिट्री जितने भी इक्विपमेंट्स यूज करती है वो सब BSNL के थ्रू होते हैं। माने BSNL की मदद से हमारी मिलिट्री सूचनाओं का आदान प्रदान करती है। माने उरी सेक्टर में कोई मेजर है, वो भारत के राष्ट्रपति से अगर बात करना चाहता है तो BSNL के थ्रू होता है। अभी रिजर्व है ये एरिया। WTO की कंडीशन सर्विसेज की ऐसी है कि BSNL के पैरेलल वहां एयरटेल भी अपना नेटवर्क बना सकता है, आप उसे मना नहीं कर सकते। और एयरटेल अगर वहां नेटवर्क बनाता है, कल्पना करो, या अमेरिका की कंपनी है AT&T, वो खड़ा करती है जम्मू कश्मीर में अपना नेटवर्क, तो वो क्या करेंगे, फ्रीक्वेंसीज पकड़ी जाती हैं आजकल। तो हमारा कोई मेजर जनरल ब्रिगेडियर से बात कर रहा है, वो सुन रहे हैं और पाकिस्तान को पास ऑन कर रहे हैं कि देखो ये बात हो रही है, सुन लो और तुम्हारी एक्टिविटीज तय कर लो।
टेलीकम्युनिकेशन में तो इतना खतरनाक है। भारत का जितना बॉर्डर है ना, सभी तकलीफ में है इस समय। हमारा कोई बॉर्डर शांत नहीं। नॉर्थ ईस्ट देखो पूरा जल रहा है, नॉर्थ देख लो पूरा जल रहा है, साउथ में तकलीफें शुरू हो गई हैं, खासकर ये केरल और उस तरफ तकलीफें शुरू हो गई। और आप वेस्ट देख लो, जो पाकिस्तान बॉर्डर है, राजस्थान और गुजरात का, भयंकर जमावड़ा लगा हुआ है वहां। तो बॉर्डर हमारे सब संवेदनशील है, तकलीफ में है। इन बॉर्डर एरिया में अगर कोई विदेशी कंपनी आके टेलीकम्युनिकेशन के सेक्टर में घुस जाए तो तबाही मचा सकती है। आपकी सारी गुप्त सूचनाएं, सारी सीक्रेट इंफॉर्मेशन उनके हाथ लग गई, वो कहीं से कहीं पास ऑन कर सकते। और ये सरकार ने 74% तक तो पार्टिसिपेशन की खुली छूट दे दी है, अभी वो 100% करने वाले हैं। ऐसे ही सर्विसेज में एक कंस्ट्रक्शन आता है, कंस्ट्रक्शन का सेक्टर सर्विसेज, उसमें 100% खुली छूट दे दिया। अब इसमें क्या होगा? 100% खुली छूट सर्विस का कंस्ट्रक्शन सेक्टर में देने का मतलब है कोई भी विदेशी कंपनी आके भारत में हजारों एकड़ जमीन खरीद कर कोई भी बिल्डिंग बनाए और उसमें बेचने का धंधा करे। माने अब तक विदेशी कंपनी जमीन नहीं खरीद सकती थी, वो भी उनको खुली छूट मिल गई। कंस्ट्रक्शन में ये होने वाला है। तो सर्विसेज अपने आप में बहुत बड़ा चैप्टर है। 64 सर्विसेज हैं इधर। नॉन रेलवे में भी यही है। रेलवे में क्या होने वाला है? भारत के लिए कंडीशन है WTO में कि सरकार कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकती। कोर सेक्टर का माने जिसका प्राइवेटाइजेशन नहीं होता, ऐसे सेक्टर को कोर सेक्टर कहा जाता है दुनिया में। तो WTO की कंडीशन है कि आप कोई भी सर्विसेज को कोर सेक्टर में नहीं रख सकते। रेलवे अभी तक ऐसी सर्विसेज है जो कोर सेक्टर में आती रही है। अब रेलवे भी खोलना पड़ेगा आपको। तो रेलवे खोलना है विदेशी कंपनियों के लिए। तो इसका माने क्या है? रेलवे ट्रैक बिकेंगे अब इस देश में। रेलवे ट्रैक बिकेंगे माने बंबई से कलकत्ता एक ट्रैक खरीद लिया किसी एक कंपनी ने, अब उस पर जितनी भी ट्रेन चलेंगी उससे जो रेवेन्यू इनकम होगी वो इस कंपनी के खाते में जाएगी। ऐसे ही बंबई से अहमदाबाद का ट्रैक खरीद लिया किसी दूसरी कंपनी ने, तो बंबई अहमदाबाद के बीच जितनी ट्रेन चलेंगी उससे जितना रेवेन्यू जनरेट होगा वो उस कंपनी के खाते में जाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई एक ट्रैक है, दिल्ली से हावड़ा का ट्रैक खरीद लिया किसी तीसरी कंपनी, और रेलवे को भारत सरकार टुकड़े टुकड़े करके विदेशियों को बेच सके इसलिए उनके जोन सभी नए बनाए गए हैं। पहले जो जोन होते थे ना रेलवे के, वो सभी छोटे कर दिए। क्यों? क्योंकि पूरी रेलवे को खरीदने की ताकत किसी एक कंपनी में नहीं है, तो टुकड़े टुकड़े करके बेचो। तो जैसे नॉर्थ ईस्ट रेलवे है, उसको एक कंपनी को बेच दो, साउथ ईस्टर्न रेलवे उसको एक कंपनी को बेच दो, नॉर्दर्न रेलवे है तीसरी कंपनी को बेच दो, सदर्न रेलवे है चौथी कंपनी को बेच दो। ऐसे कर करके अलग अलग कंपनियों के हाथ बिक जाए, इस तैयारी के साथ रेलवे के जोन्स को डिवाइड किया गया है अभी। और इसलिए रेलवे में भी नई भर्ती बंद है, क्योंकि उसका प्राइवेटाइजेशन अगले साल से शुरू होगा। शुरू कहां से कर रहे हैं? रेलवे के प्लेटफॉर्म पर जो सर्विसेज हैं उनमें अब विदेशियों को छूट देने जा रहे हैं। ये सर्विसेज कहां? प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म पे क्या सर्विसेज है? दूध मिलता है, चाय मिलती है, दही मिलता है, डबल रोटी मिलती है, पाव रोटी मिलती है, बिस्किट्स मिलते हैं, टॉफी चॉकलेट मिल जाता है, फल आदि मिल जाते हैं, खाने पीने का सामान मिलता है। इसमें अभी पहले बार में वो शुरू कर रहे हैं विदेशियों के लिए। और अमेरिका की एक कंपनी ने तैयारी शुरू किया है और सरकार उसको देने में भी बिल्कुल उनको कोई आपत्ति नहीं है। थोड़े दिन में अनाउंसमेंट भी हो जाएगा, अखबार में आ जाएगा। अमेरिका की खान पान की एक कंपनी जिसको मैकडोनल्ड कहते हैं, हर बड़े रेलवे स्टेशन पर इनका वो बन जाएगा। अभी क्या कहेंगे उसको? रेस्टोरेंट या जो भी कहें। तो अब वो सब उनके हाथ में जाएगा, खान पीन की सर्विसेज मैकडोनल्ड के हाथ में। ऐसे ही पानी की सर्विसेज लेने के लिए ये तैयार हैं, कोका कोला और पेप्सी कोला। माने रेलवे स्टेशन पर दो ही बोतलें मिलेंगी, एक्वाफिना या तो वो दूसरी क्या बोतल है, किल्ले, यही बोतल पानी की मिलेंगी। और पानी की जो टंकी वंकी होती है ये सब बंद करी जाएंगी। अभी पानी रेलवे स्टेशन पर जो फ्री आप पी लेते हैं 2 साल के बाद नहीं मिलेगा आपको।
हर पानी बिक्री से उपलब्ध होगा। फिर दूसरा जो करने जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर बहुत सारी कंपनियों को दुकानें खोलने की परमिशन देने जा रही है, बहुत सारी कंपनियों। अभी तो क्या होता है, 2 ही 3 तरह की दुकानें आपने देखी होंगी, एक तो व्हीलर और एक तो वो सर्वोदय बुक स्टॉल, गीता प्रेस गोरखपुर। अभी जो विदेशी कंपनियां आ रही हैं मैगजीन्स लेके, उनको दुकानें खोलने की परमिशन मिलने वाली है अमेरिकन पब्लिशिंग हाउस को। और उनके अलावा और भी कई दुकानों को रेलवे स्टेशन पे खुली छूट मिलेगी। तो अभी सभी स्टेशंस को चौड़ा किया जा रहा है। आपने महसूस किया आजकल सभी स्टेशन चौड़े किए जा रहे हैं, स्पेस बनाया जा रहा है, क्योंकि कई कंपनियां आने की तैयारी है, अलग अलग सर्विसेज में घुसेंगी। तो बेचारे ये जो छोटे छोटे गरीब लोग केला बेच लेते हैं स्टेशन पे, सेब बेच लेते हैं, संतरा बेच लेते हैं, कुछ कमा लेते हैं, ये सब अभी बंद होंगे, ये सभी स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। फिर बड़ी ट्रेन्स में उनको बेचने की तैयारी चल रही है, जैसे राजधानी एक्सप्रेस, अगस्त क्रांति एक्सप्रेस, इनको एक एक करके दिया जाए कंपनियों को जो इनकी हैंडलिंग करें। तो रेलवे में ये सब होने के लिए सारी मगजमारी इस समय चल रही है। एक छोटा अच्छा काम ये हुआ है कि ये जो जब से लालू यादव आया है, इसने उस स्पीड को स्लो कर दिया है। ये अगर निकल गया रेलवे से, दूसरा कोई भी मिनिस्टर आ गया, वो इसको फास्ट कर देगा। क्योंकि लालू यादव में 50 खराबियां हों, लेकिन उसमें एक अच्छाई है, वो विदेशी कंपनियों का धुर विरोधी है। वो इतना विरोधी है विदेशी कंपनियों का, वो ये कहता है कि मेरा बिहार भूखे मर जाए, मैं बिहार में किसी विदेशी कंपनी को कारखाना नहीं लगाने दूंगा। और आज तक उसने लगने नहीं दिया। 15 साल के बिहार के शासन में एक भी विदेशी कंपनी ने बिहार में फैक्ट्री नहीं लगाई है, उसने लगने नहीं दिए। वो धुर विरोधी है विदेशी कंपनी। और उसके रेलवे में आने से प्राइवेटाइजेशन रुक गया, वरना अगर कोई दूसरा आ जाता, सिंधिया टाइप का कोई आदमी आ जाता, तो अब तक तो आधा रेल बिक चुका होता। वो देशी और गंवई आदमी है लालू यादव, तो इसलिए थोड़ा रुका हुआ है। और कांग्रेस की मजबूरी है कि उसका सपोर्ट लिए बिना सरकार नहीं चल सकती, इसलिए कांग्रेस थोड़ी शांत है। अगर कांग्रेस के पास फुल मेजॉरिटी होती तो अभी पिछले 1 साल में रेलवे का आधा हिस्सा बिक गया होता। अब ऐसे ही क्या हो रहा है, रेलवे के पास जो जमीन पड़ी हुई है ना, हर जगह आप देखते हैं रेलवे ट्रैक के इधर उधर, ये बड़ी बड़ी कंपनियों को देने की तैयारी में है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनने पर, और उसका किराया आए। जितनी जमीन जिनकी है किसानों की, उनको देने को तैयार नहीं है, जिनसे लिया है, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना है। और कई रेलवे स्टेशन ऐसे हैं जहां पर बहुत सारी जमीनें हैं, यार्ड में है और जगह जगह, वो सब बेचने के लिए। तो रेलवे के सेक्टर में WTO आने पर ये प्राइवेटाइजेशन 100% होने के हैं। ऐसे ही बसेस में होगा। बहुत सारे राज्य सरकारों को सीधे आदेश दे दिया है कि आप अपने स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बंद कर दीजिए। छत्तीसगढ़ में तो हो गया, महाराष्ट्र में होने की तैयारी है, सभी स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस बंद होंगे। WTO की कंडीशन है, प्राइवेटाइजेशन करना पड़ेगा स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस का, रेलवे का, ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशंस का, एयरलाइंस का। एयरलाइंस में निजी कंपनियों को अब सारे खोल के देने पड़ेंगे। अभी आजकल हमारे यहाँ खुली आकाश नीति चल रही है, माने जिन सेक्टर पर सिर्फ एयर इंडिया, इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट चलती थी, वो सब सेक्टर अभी जेट एयरवेज के लिए, सहारा एयरवेज के लिए, प्राइवेट एयरवेज के लिए खोल दिए गए। तो ये सभी WTO की कंडीशंस के तहत है। मैंने आपसे कहा ना 64 सर्विसेज हैं, उसमें रेलवे है, इंश्योरेंस, बैंकिंग और इंश्योरेंस तो फाइनेंशियल में, नॉन फाइनेंशियल में रेलवे है, ट्रांसपोर्ट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, वकालत है, ये सब आती हैं। सब में छोड़, पेट्रोलियम भी उसी में आता है, नॉन फाइनेंशियल। नहीं, रिलायंस के साथ अभी इन्होंने किया है, रिलायंस वाला सर्विसेज में एंटर हुआ है, WTO की कंडीशन। अब तक क्या था कि पेट्रोल और डीजल में भारत सरकार की ही कंपनियां काम कर सकती थी, लेकिन अब WTO की कंडीशन के बाद प्राइवेट कंपनियों के लिए रास्ते खुले हैं। तो रिलायंस ने जगह जगह पेट्रोल पंप खोले हैं, आपने देखा होगा, और समझबूझकर, जानबूझकर 2-2.5 रुपए कम दे रहा है वो, ताकि एक बार लोगों की भीड़ आकर्षित हो जाए, फिर उसके बाद भारत के पेट्रोल पंप जो है वो थोड़े घाटे में आए, तो फिर ये महंगा करे।
है? शेल ने भी खोला है, हाँ शेल ने भी खोला होगा। सर्विसेज में सभी जगह दरवाजे खोलने, 100% इक्विटी। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जो है ना, वो भी सर्विसेज में ही आता है। उसमें क्या करना है, ऐसे कुछ क्षेत्र बनाने हैं जहां पर आने वाली विदेशी कंपनियों को कोई टैक्स ना देना पड़े, कुछ भी करें वहां पे टैक्स नहीं भरना पड़े। इसको स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स वो कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनकी सिक्योरिटी अपनी, उनके रूल अपने, उनके रेगुलेशन अपने। भारत की सरकार का बनाया हुआ कोई नियम कायदा कानून वहां नहीं लगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में तो ये है, टैक्सेस नहीं होंगे कोई भी, तो सस्ता होगा। और वहां कुछ भी करें, जैसे कोई अमेरिकन कंपनी आती है स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, अपना कारखाना लगा ले, दीवारें ऊंची कर दे और अंदर हथियार बना के पाकिस्तान को सप्लाई करे, कुछ नहीं कर सकते आप। हम लोगों ने एक बार ये लड़ाई लड़ी थी, कंडला बंदरगाह जो है ना स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आता है, वहां एक कारगिल कंपनी आई थी नमक बनाने के नाम पर, वो यही करने वाली थी। तब हमने बहुत विरोध किया था और वो भाग भी गए वहां से। लेकिन अब स्थिति ये है कि आपको कानूनी बनाना पड़े उसके लिए। पहले तो वो गुजरात सरकार की मर्जी से आई थी कारगिल, अब केंद्र सरकार की बाध्यता है, कारगिल आए तो उसको दोबारा वो वहां पे जमीन दे दें और कुछ नहीं हो सकता। पहले तो बहुत लड़ाई हमने लड़ी उसमें और जमीन भी वापस हुई, केस भी हम जीते। लेकिन अगर अब हम केस करें, कारगिल वहां आए, तो कोर्ट कहेगा कि ये तो WTO की कंडीशन, हम क्या करें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बहुत तकलीफ देह होने वाला है, क्योंकि सारी विदेशी जासूसी गतिविधियां स्पेशल इकोनॉमिक जोन से ही संचालित होंगी, क्योंकि वहां पुलिस नहीं जा सकती, पैरामिलिट्री फोर्सेस नहीं जा सकता, आर्मी भी स्पेशल कंडीशन में ही जा सकती है। और इन विदेशियों को जासूसी गतिविधियां तो करवानी ही पड़ती हैं, तो वो वहीं से संचालित करें। ज्यादातर देशों में जहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स बने हैं, वो ऐसे ही धंधे होते हैं, वहां जासूसी के बड़े धंधे हैं। सभी अरब देशों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हैं और अमेरिका की सारी जासूसी के धंधे वहीं होते हैं। और अमेरिका ने तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के नाम पर कई देशों पे पूरा कब्जा ही कर लिया। ओमान नाम का एक देश है, वहां पहले स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में ये घुसे, आज पूरे ओमान पे कब्जा कर लिया इन्होंने। पूरा ओमान अभी अमेरिका की छावनी बन गया। तो ऐसे ही तरीके हैं उनके। और ये बेचारे छोटे छोटे गरीब गरीब देश हैं, भारत की तुलना में तो बहुत ही छोटे हैं, और उनके शासकों को तो कुछ भी नहीं समझता है। भारत में तो थोड़ा बहुत कुछ भी समझता है, तो जैसे जैसे आती है व्यवस्था वैसे वैसे वो हाँ करते जाते हैं, फंसते चले जाते हैं। आज ओमान पूरा का पूरा अमेरिका के हाथों में कठपुतली बना हुआ है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अमेरिका की 2 कंपनियों ने पांव रखा था, आज पूरे देश पर अमेरिका का कब्जा ओमान पे। समय बहुत खराब आ रहा है इस देश में, ये जो WTO की कंडीशंस हैं ये सब है। और जितना खराब समय है, दुर्भाग्य हम सबका इतना ही ये है कि भारत की जनता को उसके बारे में कुछ मालूम नहीं है, जैसे आप सब लोग कहते हैं। पढ़े लिखे लोगों को तो बिल्कुल नहीं मालूम है, साधारण लोगों को तो उससे भी ज्यादा नहीं मालूम। और भारत की जनता को नहीं मालूम हो ये सब बातें, इसके लिए 12-13 साल से इस देश में एक बड़ा भारी काम हुआ है। उस पर अगर कोई रिसर्च करे तो बहुत चौंकाने वाली बातें निकलेंगी। पिछले 10-12 साल में जानबूझकर इस देश में क्रिकेट को प्रमोट किया गया है, और इतना प्रमोशन किया गया है कि समाज का सोचने वाला वर्ग क्रिकेट में फंस जाए और बाकी सब कुछ सोचना बंद कर दे। जैसे जैसे ये ग्लोबलाइजेशन बढ़ा है, WTO की कंडीशंस लागू, वैसे वैसे क्रिकेट का प्रमोशन इतना ज्यादा हुआ है, एक मैच खत्म नहीं होता दूसरा, दूसरा नहीं खत्म होता तीसरा, हाँ दूसरा खत्म नहीं होता तीसरा, तीसरा खत्म नहीं होता, मैच पे मैच लगे रहें ताकि सोचने वाला वर्ग मैच देखता रहे। ये बहुत समझ के हो रहा है। और जो मैच नहीं देखे वो सास भी कभी बहू थी ये देखता रहे, तेरी मेरी कहानी, इसकी कहानी उसकी कहानी देखता रहे, सिनेमा देखता रहे, फैशन टीवी देखता रहे, ये चैनल देखे वो चैनल देखे, तो फंसा रहे वो।
माने सोचने के लिए नया विचार उसके दिमाग में ना आए। और उसका दुष्परिणाम हमें दिखाई दे रहा है कि भारत का मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास जो इसमें सबसे आगे आना चाहिए था, वो सबसे ज्यादा खामोश बन के 10-12 साल से देश को लुटता हुआ देख रहा है। बहुत व्यवस्थित तरीके से ये 12 साल से हुआ, ये तो बिल्कुल मुझे साफ दिखाई देता है। जिन घरों में, परिवारों में पहले टीवी नहीं था, उनको जरा पूछो जाके कि कैसे होता था। सवेरे से शाम तक की हर गतिविधि पे चर्चा होती थी, बहस होती थी, अखबार में ये खबर आई है, मैगजीन में ये खबर आई है, इसका मतलब क्या है, इससे क्या होने वाला है, क्या नहीं, एक कुतूहल होता था, उत्सुकता होती थी। या हम पड़ोसियों के पास जाते थे, पड़ोसी हमारे पास आते थे, मोहल्ले में चौपालें लगती थी, गांव में चौपालें लगती थी, चर्चाएं होती थी, बहस होती थी। रिश्तेदारों के यहाँ हम जाते थे, रिश्तेदार हमारे यहाँ आते थे, ये सब होता था। लेकिन जब से ये घर घर में सास भी बहू थी, तेरी मेरी कहानी, उसकी कहानी, इसकी कहानी, ये जो चैनल आ गए और क्रिकेट का मैच आया, सब घर में सारी व्यवस्था टूट गई। अब कोई किसी रिश्तेदार के यहाँ जा नहीं रहा है, कोई किसी के यहाँ आ नहीं रहा है। गलती से आप कहीं चले भी जाओ तो टीवी चालू है तो कोई बात करने को तैयार नहीं है। और आप एक वर्ग जो भारत का कर्मठ है, कर्मशील है, उसको क्रिकेट में फंसाओ, और दूसरा वर्ग जो घर व्यवस्था को संभाल सकता है उसको सास बहू में फंसाओ। हाँ, सवेरे से शाम तक यही मनोरंजन हो गया। और आपके पास जब इतना एंगेजमेंट आ गया, अब आप देश की सोचोगे क्या, समाज की सोचोगे क्या, करोगे क्या? तो 10-12 साल में ये बहुत व्यवस्थित हुआ है इससे। एक तरफ ये लूट खसोट चालू हुई है, दूसरी तरफ इसके खिलाफ विद्रोह ना हो जाए, उसके लिए जो वर्ग मदद कर सकता है उसको फंसा दो टीवी में, और टीवी में क्रिकेट में, क्रिकेट से सीरियल में, सीरियल से सिनेमा में, सिनेमा के बाद और थोड़ी कुछ बकवास में। और आप देख लो आज इस देश का जो एजुकेशन से लगा हुआ वर्ग है, विद्यार्थी, अध्यापक, वो भले कितनी परीक्षा पे परीक्षा हो, क्रिकेट देखने से नहीं चुकेगा, भले फेल हो जाए इम्तिहान। और वो कभी कभी टेस्ट करते हैं कि भारत में दीवानगी कहां तक पहुंची है, तो समझ बूझ के ऐसे समय में क्रिकेट मैच रखते हैं जब परीक्षा जरूर हो। हाँ, तो अब वो देख लिया उन्होंने कि परीक्षा हो या परीक्षा का बाप हो, मैच देखने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं है। तो वो समझ गए कि अब ये जुनून बहुत ऊपर तक पहुंच गया, अब इस जुनून को एन कैश कराते रहो और दिमाग आपका इधर लगाते रहो। वही हो रहा है। और क्रिकेट के मैच में जब सारे देश को ये पता चल गया है, पहले तो कोई मानता नहीं था इस बात को, अब तो सब कुछ खुल गया है कि सारे मैच फिक्स होते हैं। मैं आपको अभी बता सकता हूं, ये जो क्रिकेट मैच चल रहा है ना भारत पाकिस्तान, ये पहले ही फिक्स है। एक मैच भारत जीता, एक पाकिस्तान जीता, एक ड्रॉ। और अभी जो सीरीज चल रही है इसमें भारत एक मैच से जीतेगा। 2 भारत ने जीत लिए, अभी 2 पाकिस्तान जीतेगा। आप लिखो इस बात को। और आखिरी मैच भारत जीतेगा। हाँ, ये पहले से फिक्स है सब। और अभी थोड़े दिन पहले पाकिस्तान में मैच हुआ था भारत का। अच्छा, मैच तो चालू हुआ ही नहीं था, टीम गई थी भारत की, तो लंदन टाइम्स में छप गया सब एडिटोरियल पेज पे कि भारत और पाकिस्तान के ये जो श्रृंखला है वो फिक्स हो गई है। और जो रिजल्ट थे वही आए वहां पे। और ये जो अभी आखिरी मैच हारा इन्होंने, ये जो टेस्ट मैच हारा, कौन सा मैच हारा जिसमें 2-2, 3-3 रन पे, वो फिक्स था पहले से, हारना ही है इनको, तो हर एक को 2-2, 3-3 रन बना के जाना है। तो अभी सब कुछ खुल गया। अच्छा, तेंदुलकर फंसा है इसमें मैच फिक्सिंग में। मोहम्मद अजहरुद्दीन तो खुलेआम स्वीकार कर चुका है, सीबीआई इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई रिपोर्ट आ गई है, सारे बड़े खिलाड़ी मैच फिक्सर हैं, मैनेजर तक मैच फिक्सर हैं, जगमोहन डालमिया फंसा हुआ है मैच फिक्सिंग में, सब कुछ मालूम है। फिर भी भीड़ 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 बढ़ती चली जा रही है, तालियों पे तालियां। मालूम है कि छक्का पड़ेगा, चौका पड़ेगा, ताली मारने की कोई बात नहीं है, फिक्स है पहले से, लेकिन पागलपन बढ़ रहा है। अच्छा, मैं पहले कहता था तो लोग कहते थे आप तो खपती आदमी है, मैच फिक्स होता। अब सब खुल गया है तो कहते हैं क्या फर्क पड़ता है, हो गया फिक्स, लेकिन हम तो देखेंगे, मजा आता है इसमें, मजा आता है। तो काम छोड़ के मैच देखते रहो।
धंधा छोड़ो, व्यापार छोड़ो, नौकरी छोड़ो, मैच देखो, छुट्टी ले लेके मैच देखो, काम का हर्जाना करके मैच देखो। बिल्कुल सही बात। और ये अंग्रेज तो ठंड में क्रिकेट खेलते थे धूप खाने के लिए, और यहां देखो भयंकर अप्रैल की धूप पड़ी है, क्रिकेट चल रहा है। हाँ, सर्विसेज में हाँ। नहीं, ये जो है हेल्थ सेक्टर है, इसमें सर्विसेज में ये भी आता है। इसमें मतलब क्या है, विदेशी कंपनी कोई भी भारत में आके हॉस्पिटल खोल सकती है और कोई भी पैथी लाके हिंदुस्तान में इलाज करा सकती है। और अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे जो मजाक में कह रहा था कि रूस से एमबीबीएस एमडी की डिग्री लेके कोई आ सकता है, लेकिन अभी प्रैक्टिस नहीं कर सकता। अब डब्ल्यूटीओ की कंडीशन यह है कि आप उसे मना नहीं कर पाएंगे अगले साल से। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन जिन रशियन यूनिवर्सिटीज की डिग्री को मान्यता नहीं दिया आज तक, उन सभी को मान्यता देनी पड़ेगी अगले साल से, क्योंकि डब्ल्यूटीओ की कंडीशन। तो अब विदेशी डॉक्टर आएंगे, अपनी अपनी डिग्री लेके आएंगे, आप उनको परमिशन दीजिए, और उनको परमिशन दीजिए, जगह जगह वो दुकान खोलेंगे। कोई चाइनीज थेरेपी लेके आ गया, एक्यूपंक्चर, कोई कुछ लेके आ गया, कोई सब अपना अपना टिम्बकटू यहां चलाएंगे। वो कहेगा ये ऐसे टांग उठा लो तो ये वजन कम हो जाएगा, वो ऐसे हाथ उठा लो तो धंधे चल रहे हैं ना। ये गोली खा लो तो भूखी नहीं लगेगी, बिना खाने के काम चलता रहेगा। ये गोली खा लो तो कल ही वजन इतना कम हो जाएगा, फलानी। ये सब अब धोखाधड़ी चलेगी इस देश में। कुछ तो शुरू हुई है, अब कुछ खुलेआम चलेगी। अब बड़ी विदेशी कंपनियां यहां हॉस्पिटल्स की चेन खोलने जा रही हैं। वो चेन क्यों खोल रहे हैं? वो ये कहते हैं कि भारत में टूरिस्ट बहुत आते हैं, तो हम टूरिस्ट लोगों को आकर्षित करें, इलाज भी कराएं वो यहां आके, टूरिज्म के साथ इलाज। तो भारत के आयुर्वेद को और थोड़ा एलोपैथी को मिक्स कर करा के वो खिचड़ी तैयार कर रहे हैं, एक पैकेज, और उसमें लगे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खोलने के लिए। अच्छा, ये जो टूरिस्ट आते हैं वो भारत में क्यों आते हैं? उसका कारण ये है कि ये सबसे सस्ता देश है टूरिज्म के हिसाब से। जितने सस्ते होटल यहां उपलब्ध हैं दुनिया में कहीं उपलब्ध नहीं, और हर चीज उपलब्ध है कम पैसे में इस देश में। दूसरे देशों में तो बहुत महंगा है। इलाज भी सबसे सस्ता भारत में ही है, क्योंकि आयुर्वेद अभी भी बहुत सस्ता उपलब्ध है इस देश में। और ये नेता लोग लगे हैं कि हम जो है ना हिंदुस्तान में मेडिकल टूरिज्म डेवलप करें, तो मेडिकल टूरिज्म के नाम पर अब ये सब कंपनियां आ रही हैं। केरल में कई उन्होंने वो शुरू किए हैं केंद्र, अगले एक आध साल में बन के तैयार हो जाएंगे। उनमें ये सब विदेशी आके इलाज कराएंगे। भारतवासियों को भी कहा जाएगा आप भी कराओ, ये सब है। और डॉलर्स में पेमेंट दो और आप उनको ले जाने के लिए खुली छूट। और भारत का आयुर्वेद भारत में ही बेचेंगे, मुनाफा वो खुद कमा के ले जाएंगे। योग को बेचेंगे, प्राणायाम को बेचेंगे, नेचुरोपैथी को बेचेंगे। और ये सब चीजें पेटेंट की दुनिया से बाहर रही अभी तक हमारे यहां, हमने कभी इन पे पेटेंट दिया हुआ नहीं है, तो उनके लिए बहुत खुले हुए हैं रास्ते। अब पहली बार पेटेंट एक्ट चेंज हुआ है, लेकिन उसके पहले उन्होंने बहुत सारे एप्लीकेशंस फाइल किए हुए हैं। तो स्वास्थ्य में तकलीफ दो आने वाली है वो ये, एक तो दुनिया भर की रिजेक्टेड दवाएं यहां लाके डंप करेंगे, अभी तक जितनी होती है उससे भी ज्यादा, क्योंकि अभी आप उनको रोक नहीं पाएंगे। पहले तो रोकते थे आप, अब रोकेंगे नहीं। डब्ल्यूटीओ की कंडीशन, कुछ भी दवा लाएं, कुछ भी बेचें, कितना भी मुनाफा कमा के ले जाएं। दूसरा कि अब आपके यहां जो मेडिकल टूरिज्म है उसको लगाएंगे विकास के रास्ते पे, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट करके वो जगह जगह होटल कम स्पा एक शब्द होता है, स्पा खोलेंगे। वो स्पा माने होटल कम मेडिकल सेंटर, ट्रीटमेंट भी मिलता है, होटल भी होता है जगह जगह को। और उसमें भारत की जो सर्विसेज की दूसरी इंडस्ट्रीज हैं
वो मदद करें, जैसे कंस्ट्रक्शन में मदद होगी उनसे, भारत की बैंकें उनको लोन उपलब्ध कराएंगी। अगर वो भारत की किसी बैंक के पास जाते हैं लोन मांगने के लिए, बैंक उनका एप्लीकेशन रिजेक्ट करे तो तबाही मचाने की स्थिति कर दें, एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं कर पाएंगे आप, ये सब होने वाला है। हाँ, और वो थोड़े दिन में बंबई से लंदन या वॉशिंगटन, क्योंकि आपको नेटवर्किंग की जा रही है। 1 साल के बाद भारत की बैंकों को विदेशी बैंकें खरीदने के लिए बिल्कुल तैयार बैठी है, तो उनको सेंट्रलाइजेशन चाहिए, तो सेंट्रलाइजेशन आपका करके फिर वो खरीदें आपको, उस सुविधा में सरकार लगी हुई है। फंड्स ब्लॉक ही नहीं हो सकते, उड़नछू हो सकते हैं। एक माउस के क्लिक से आपके हजारों करोड़ रुपए ट्रांसफर हो सकते हैं। सबसे खतरा यह है सेंट्रलाइजेशन का। वो क्या करेंगे, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। आपको टाटा बीएसएनएल का किस्सा मालूम है? बीएसएनएल में टाटा ने इन्वेस्ट किया, परिणाम क्या हुआ? एक ही दिन के अंदर बीएसएनएल के पास जो रिजर्व फंड पड़े हुए थे, टाटा ने वो सारे अपने यहां ट्रांसफर कर दिए। हुआ था ना कि नहीं? बीएसएनएल के, हाँ, बीएसएनएल के रिजर्व फंड पड़े हुए थे, टाटा ने उसको अपनी इंडस्ट्रीज में लगा दिया, बवाल हुआ। और इसी की परमिशन इसने दिया था, प्रमोद महाजन ने, जिस पर बाद में उसकी कुर्सी गई। तो उन्होंने फंड्स ट्रांसफर किए, तो टाटा ने तर्क दिया कि जी अब तो हमने उसको टेक ओवर कर लिया है, हम जो करें वो करें। ऐसे ही भारत की बैंकों को टेक ओवर करके आपकी बैंकों में जो फंड्स पड़े हैं वो एक दिन में रायपुर से लंदन ट्रांसफर करें, आप क्या करेंगे उसका? है मार तो आप खाएंगे, मार इसलिए खाएंगे कि आप सामने हैं और आपका कंट्रोलर कहीं और है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अगर उन्होंने पूंजी निवेश कर दिया तो पॉलिसी मेकिंग बॉडी तो लंदन में बैठी है, न्यूयॉर्क में बैठी है, आप तो उनके आदेश पर काम करने वाले लोग हैं। वो आपको आदेश कहेंगे कि ये यहां ट्रांसफर करो, ये यहां ट्रांसफर करो। जनता कहेगी कि आपने किया बदमाशी, वहां ऊपर से आएगा आदेश। तो ये सेंट्रलाइजेशन जो बैंकों में अभी शुरू हुआ है, ये तो फंड्स ट्रांसफर करने में मदद करे इसके लिए हुआ है। जितना ज्यादा डिसेंट्रलाइज सेक्टर होता है उतने ही फंड्स जो है डिसेंट्रलाइज होते हैं, उनको ट्रांसफर करना आसान नहीं होता है। लेकिन अब सेंट्रलाइज हो गया पूरा, एक कंप्यूटर से जुड़ गया पूरा, अब उस कंप्यूटर पे बैठ के कुछ भी करो आप। और 2-4 बार जानबूझ के वो सिस्टम फेल करेंगे ताकि जनता आपसे नाराज होती रहे, थोड़ी गालियां आपको और मिलें। आप सोच रहे हो कि जी वहां से कंप्यूटर फेल है, वो फेल करा दिया उन्होंने, 1 दिन 2 दिन, यहां जनता गाली देना शुरू करे, थोड़े दिन में ये गालियां इतनी बढ़ जाएं कि वो टेक ओवर ही कर लें कि जी अब आप नहीं चला सकते, हम करते। और बैंकिंग में उनको इक्विटी पार्टिसिपेशन की खुली छूट मिल गई इस साल। इस साल के बजट में वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की कोई भी बैंक को विदेशी बैंक खरीदे, हमें कोई आपत्ति नहीं। तो कई बिचारी छोटी छोटी बैंकें बिकने को तैयार हैं इस समय। और बैंकिंग इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन जब था इस देश में, तो जो लूटपाट होती थी उससे परेशान होकर नेताओं ने, जनता ने दबाव डाल के इनका नेशनलाइजेशन कराया था। अब वापस आप प्राइवेटाइजेशन में चले जाइए। 1977-78 में 69 में, हाँ, श्रीमती इंदिरा गांधी पर बहुत दबाव था, बहुत दबाव था। उस दबाव में पब्लिक का इतना दबाव था कि इंदिरा गांधी को चुनाव जीतने के लिए नेशनलाइजेशन करना पड़ा। आपको मालूम है कांग्रेस टूट गई थी उस समय, तो कांग्रेस का जो टूटा हुआ वर्ग था वो नेशनलाइजेशन की बात कर रहा था। तो इंदिरा गांधी को भी उनके कंपटीशन में आने के लिए नेशनलाइजेशन की बात करनी पड़ी। निजलिंगप्पा करके एक बड़े लीडर हुआ करते थे कर्नाटक के, उन्होंने इंदिरा गांधी को चुनौती दी थी और कांग्रेस के 2 हिस्से उन्होंने करा दिए थे। एक हिस्सा इंदिरा गांधी के साथ था। इंदिरा गांधी उस समय बहुत कमजोर थी, एकदम नई थी, कोई ज्यादा कांग्रेस में उनको भाव नहीं देता था। निजलिंगप्पा पुराने लीडर थे,
तो कामराज, निजलिंगप्पा, ये पुराना साउथ का सारा ग्रुप था, ये नेशनलाइजेशन में लगा हुआ था कि बैंकिंग का, इंश्योरेंस का, सबका नेशनलाइजेशन हो, क्योंकि जनता के साथ बहुत धोखाधड़ी होती थी। ये प्राइवेट कंपनियों ने बैंक खोले हुए थे, टाटा, बिरला, डालमिया, ये सब लूटने में लगे हुए थे उस समय, बैंकों में भी, बीमा में भी। तो निजलिंगप्पा ने नारा दिया था नेशनलाइजेशन का। तो इंदिरा गांधी के सामने मजबूरी हो गई थी कि अगर चुनाव जीतना है तो नेशनलाइजेशन करना पड़े। तो चुनाव जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने नेशनलाइजेशन लाया था और उस पर वो चुनाव जीती। बाद में फिर वो जो बांग्लादेश युद्ध हुआ, उससे थोड़ी उनकी ताकत बढ़ी और धीरे धीरे अपने प्रभाव को, क्योंकि जनता की तरफ से इतना बवाल हो रहा था उस समय, कोई भी सरकार आती उसको नेशनलाइजेशन करना ही पड़ता, बिना किए वो टिक नहीं सकती थी। जैसे आज वैट का विरोध करना ही पड़ रहा है कई राज्य सरकारों को, नहीं तो टिक नहीं सके, वैसे ही हालत थे उस समय 69। उन कंडीशंस में ये हुआ था नेशनलाइजेशन। हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल इनका है, सवेरे से मैं इंतजार कर रहा था ऐसा कोई सवाल पूछे। WTO को कैंसिल किया जा सकता है क्या? बिल्कुल किया जा सकता है। WTO के पहले अध्याय का 16वें नंबर का अनुच्छेद कहता है एनी मेंबर कंट्री कैन विड्रॉ एट एनी टाइम फ्रॉम दिस एग्रीमेंट। कोई भी देश इसमें से बाहर आ सकता है कभी भी, माने WTO को कभी भी कैंसिल किया जा सकता है। ये अधिकार हमारे पास है जिन्होंने साइन किया। अब इसको कैंसिल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसका प्रोसीजर है कि WTO की जो काउंसिल है वहां एक चिट्ठी भेजनी पड़ेगी कि हम WTO में नहीं रहना चाहते। जिस दिन आप चिट्ठी भेजेंगे उसके ठीक 6 महीने के बाद WTO एग्रीमेंट कैंसिल हो जाएगा आपके लिए। कैंसिल होना कोई मुश्किल नहीं, बशर्ते कि आप सरकार पे दबाव बना सके, कैंसिल हो सकता है। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता जब होता है ना, तो कैंसिल होने का भी उसमें रास्ता रहता है, कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट। है फिर हाँ, वो उसके बाद की क्या होने वाली है स्थिति, वो ये है कि ये जो देश जो आपके खिलाफ होंगे वो आपको पैसा नहीं देंगे, कर्ज नहीं देंगे, तो आप अपनी व्यवस्था खुद चलाइए, कर्ज लेना बंद कर दीजिए। आपका माल कम बिकने देंगे तो एक्सपोर्ट पर निर्भरता कम रखिए, इंटरनल मार्केट पे ही भरोसा रखिए। ऐसे कुछ टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी तो अपनी टेक्नोलॉजी खुद विकसित करिए। ये होगा, लेकिन ये थोड़े दिन होगा। थोड़े दिन में आप इसमें से निकल आएंगे तो फिर वो देश आपके सामने खड़े हो जाएंगे, क्योंकि सैंक्शंस ज्यादा दिन किसी देश पर नहीं लगाए जा सकते। अंत में सरेंडर होना पड़ता है, क्योंकि हर देश के पास कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो दूसरे के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे हमारे पास चाय है, कॉफी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। दूसरे देशों में इतने नहीं है, बहुत कम है, तो उनको ये तो सब चाहिए हमसे। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी डायमंड्स हैं, बेस्ट क्वालिटी हम लोग जेम्स एंड ज्वेलरी तैयार करते हैं, ये तो उनको चाहिए हमसे। तो इसलिए थोड़े दिन करेंगे। हाँ, ऑयल में आएगी तो आप उसके लिए अपनी व्यवस्था बना लीजिए। मत इस्तेमाल करिए डीजल पेट्रोल, गोबर गैस का इस्तेमाल करिए, जेट्रोफा तेल का इस्तेमाल करिए, होंगे सीड्स को ऑयल के रूप में इस्तेमाल करिए। अरंडी के तेल से सब गाड़ियां चल सकती हैं, पूरे देश में अरंडी लगवा दीजिए, सब गाड़ियां चलती हैं अरंडी के तेल से। सरसों के तेल से सब गाड़ियां चलती हैं, खूब आराम से ट्रैक्टर चलता है, मारुति चलती है, सब चला के देखा है लोगों ने, प्रॉब्लम नहीं है। आप हाँ, सरसों के तेल से सब तरह की गाड़ियां चलती, कुछ नहीं मिलाना। सरसों के तेल को सीधे आप भरिए उसमें टैंक में, मारुति में भर दीजिए। डीजल से चलने वाली कोई भी गाड़ी सरसों के तेल से चलती है, अरंडी के तेल से चलती है, करंजी के तेल से चलती है। तो आपको बस इतना करना पड़ेगा कि पूरे देश में इसकी खेती ज्यादा करवाइए, ताकि उत्पादन इतना हो कि आप डीजल की जरूरत पूरी कर लें। और जो थोड़ा बहुत बचे तो गोबर गैस का इस्तेमाल करिए, गोबर गैस से सब गाड़ियां चल सकती हैं। तो इसलिए डीजल पेट्रोल पे निर्भरता कम कर दीजिए, सूरज की ऊर्जा से चला लीजिए, उससे सब गाड़ियां चल सकती हैं।
इसमें तो अब कोई समस्या नहीं है, ये तो समस्या हल हो गई है। डीजल पेट्रोल के बारे में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस इतना ही है कि खेती इसकी ज्यादा करनी पड़े। तो जितनी ऊसर जमीन पड़ी है इन सब में यही पेड़ लगवा दीजिए। देखिए अरंडी का पेड़ कहीं भी हो जाता है, रतनजोत कहीं भी हो जाता है, करंज का पेड़ कहीं भी हो जाता है। तो जो कहीं भी होने वाले ऑयल सीड्स हैं कर रही है उनको, और किसान करेगा। किसान को ग्रीन बॉक्स सब्सिडी देते जाइए इसी के लिए। हाँ सवेरे बात हो रही थी ना, इसके लिए ग्रीन बॉक्स सब्सिडी दीजिए आप उसे, तो आप आत्मनिर्भर हो जाएंगे और ग्रीन बॉक्स सब्सिडी का इस्तेमाल हो जाएगा। अब समस्या कोई नहीं है, समाधान है, बस उस पर चलना है। पहले यह लगता था कि समस्या है दिखाई नहीं देता, अभी कुछ भी समस्या नहीं है, समस्या है तो समाधान है, बस उस पर चलने का काम करना। भारत में अगर ऐसा अभियान 3-4 साल चल जाए कि सब किसान इस पे लग जाएं, वृक्ष लगाएं वृक्ष लगाएं वृक्ष, और ऐसे वृक्ष लगाएं जो तेल देते हैं, और ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, तो इतने से पूरा देश खड़ा हो जाएगा। कोई WTO में हम रहें न रहें कोई फर्क नहीं। हमारी एक ही कमजोरी है कि हम जितना डीजल पेट्रोल फूंकते हैं उतना नहीं होता, यही एक कमजोरी है, तो इसको ठीक कर लें। हाँ, इनका बहुत अच्छा सवाल है। विश्व में ऐसा कोई देश है जो WTO का मेंबर नहीं है? विश्व में इस समय 84 देश हैं जो WTO के मेंबर नहीं है। क्यूबा नहीं है, क्यूबा नहीं है, इराक नहीं है, ईरान नहीं है, सीरिया नहीं है, इजिप्ट अभी निकलने की तैयारी में बैठा हुआ है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश निकल गए हैं, लैटिन अमेरिका के कई देश इसमें से बाहर आ गए हैं। तो 84 देश हैं दुनिया में इस समय जो WTO के मेंबर नहीं, और मजे से चल रहे हैं, वो कोई तकलीफ नहीं है उनको। क्यूबा के बारे में तो कल या परसों जनसत्ता में बहुत बड़ा लेख आया, आप सब पढ़ लीजिए। वो देश कभी WTO का मेंबर 10-12 साल से नहीं है, पहले था, निकल गया, और तब से वो अपने को बना रहा है। क्या हुआ, जैसे क्यूबा WTO से बाहर हुआ, अमेरिका ने उस पर सैंक्शन लगा दिए, हम मदद नहीं देंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। तो क्यूबा की सरकार ने रोना धोना बंद कर दिया, उन्होंने कहा हम अपने को खड़ा करेंगे, कर लिया खड़ा उन्होंने 12 साल में। उनके यहाँ क्या था, डीजल पेट्रोल इन्होंने बंद करा दिया, अमेरिका के कंट्रोल में है ना सब अरब देश, तो उन्होंने क्या, साइकिल बनाओ, साइकिल चलाओ, साइकिल मंगाओ, साइकिल से काम करो। तो क्यूबा की बड़ी आबादी अब साइकिल में काम करती है, और बाकी थोड़े बहुत डीजल पेट्रोल की जरूरत है तो उन्होंने भी यही किया, करंजी लगवाया, जत्रोफा लगवाया, होंगे सीड्स वहां बहुत करवाए, उससे तेल बनाते हैं। और शुगर केन का ये जो है ना जूस, उसमें से एथिल अल्कोहल बना लेते हैं, उससे सब गाड़ियां चलाते हैं वो अपनी, किसी पर निर्भर नहीं है। और खेत उत्पादन में उन्होंने अपने को डबल कर दिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग पूरे क्यूबा में होती है, और इतनी जबरदस्त ऑर्गेनिक फार्मिंग के गन्ना जो उनके यहाँ 7-8% की रिकवरी का था, आज 15-16% रिकवरी का कर लिया। अन्न उत्पादन बढ़ाया, फल उत्पादन बढ़ाया, वृक्ष बहुत लगवाए वहां पर, यह सब किया। शिक्षा में अपने को पूरी तरह से स्वावलंबी बना लिया, खड़ा कर लिया। अपने बैंकिंग और इंश्योरेंस सेक्टर को पूरी तरह से विदेशियों के प्रभाव से मुक्त कर दिया। और छोटा सा देश है, अमेरिका के बिल्कुल नीचे है, रोज अमेरिका उसको धमकी देता और वो अमेरिका के सामने कहता है ताल ठोक के। हाँ, हवाना में सिगार की बहुत बड़ी इंडस्ट्री रही है सैकड़ों साल से, क्योंकि उनके पास बेस्ट क्वालिटी तंबाकू होती है। जो सिगार में इस्तेमाल होती है वो तंबाकू दुनिया के कुछ ही देशों में होती है, उनमें से क्यूबा एक है। तो वो दुनिया भर को सिगार पिलाते हैं, लेकिन किसी से कुछ लेते नहीं है। आजकल वो कुछ इंपोर्ट नहीं करते, ज्यादा से ज्यादा अपने यहां पैदा करते हैं। तो अब सब देश झुक गए उनके सामने। शुरू में अमेरिका ने सैंक्शन लगाया, तो अमेरिका समर्थक सब देशों ने लगाया, तो क्यूबा ने कहा ठीक है हम अपनी व्यवस्था कर लेंगे। 10-12 साल थोड़े कठिनाई में बीते, लेकिन आज वो खड़े हो गए। खड़े होते ही
जिन देशों ने सैंक्शन लगाया था उन्होंने फिर व्यापार चालू कर दिया उनके साथ, क्यूबा के साथ। तो अब अमेरिका भी ढीला पड़ गया। तो WTO से बाहर निकल के कैसे जिंदा रहा जा सकता है, इसका सबसे बड़ा कहानी है क्यूबा। क्यूबा ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि बिना WTO के हम जिंदा रह सकते हैं और अच्छे से कर सकते हैं। यही कोशिश करने में लगा हुआ था सद्दाम हुसैन जब अमेरिका ने उसको मारा। लेकिन अभी अमेरिका ने सद्दाम हुसैन को हटा देने के बाद जो नई सरकार बनी है वो भी कह रही है हम WTO में नहीं जाएंगे। नई सरकार जो बनी है ना, शिया लोगों की सरकार अभी आई है वहां पर, वो कह रहे हैं हम भी नहीं साइन करेंगे WTO। तो बिना WTO के 84 देश हैं, आराम से रह रहे हैं, मजे से रह रहे हैं, हमसे अच्छी हालत है, उनके ऊपर कोई दबाव नहीं है। आता भी है तो वो फटकार के बोल देते हैं तुम तुम्हारे घर में देखो, हमें क्या करना है वो हम तय करेंगे। किसी से कर्ज नहीं लेते, मदद नहीं लेते, अपनी मस्ती में जी रहे। ऐसे ही है। चाइना WTO में आया शुरू में, बीच में निकल गया, फिर अभी 3 साल पहले आया। हाँ, अपना कंडीशन बदल के आया, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करके आया। और चाइना इसलिए आया कि आज चाइना इस स्थिति में है कि दुनिया के सब देशों में माल बेचे अपना, और उनका माल सस्ता बहुत है और उनको मार्केट चाहिए। तो WTO में आने से उनको मार्केट मिल गया कई देशों का, इसलिए वो आया। एक्सपोर्ट ज्यादा होगा इसलिए वो WTO में आया चाइना, वरना जब तक चाइना एक्सपोर्ट ज्यादा नहीं करता था WTO का मेंबर ही नहीं था, वो रिजेक्ट किया हुआ था उन्होंने। शुरू में जब WTO बना था 1948 में, 3-4 साल चाइना रहा। जब माओ की क्रांति आई ना तो WTO छोड़ दिया उन्होंने। 1951 से लेके और 2001 तक चाइना WTO के बाहर रहा 40 साल, और अपने को पूरा खड़ा कर लिया उन्होंने बिना WTO के। फिर उन्होंने देखा कि अब हमको एक्सपोर्ट बहुत करने का रास्ता मिल जाएगा, तो WTO 2001 में ज्वाइन किया उन्होंने, और वो भी अपनी कंडीशन पे। तो सभी देश अपनी जरूरत के हिसाब से काम करते हैं, हम भी कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं। 40 साल चाइना बिना WTO के जिंदा रहा, 12 साल से तो हम क्यूबा को देख रहे हैं बिना WTO के जिंदा है, इराक भी जिंदा है, ईरान भी जिंदा है, सीरिया भी जिंदा है, वेस्ट इंडीज के बहुत सारे देश जिंदा हैं, मॉरिशस जिंदा है बिना WTO के, बहुत सारे देश, लग्जमबर्ग में WTO नहीं है, पनामा में WTO नहीं है, फिर ये आपका बहामा में WTO नहीं है, ये सब देश जिंदा है बिना WTO के। हाँ, जनता का दबाव हो तो करे। क्यूबा में तो क्या है, डिक्टेटरशिप है। हाँ, तो फिडेल कास्ट्रो जो कहता है, जनता भी वही कहती है। एक्चुअली फिडेल कास्ट्रो वही कहता है जो जनता चाहती है, इसलिए वो 20 साल से उसको कोई हटा नहीं पा रहा है। अमेरिका ने बड़ी उसके खिलाफ साजिश रची है, CBI को लगाया, FBI को लगाया, सबको लगाया। CIA ने इतने षड्यंत्र किए हैं फिडेल कास्ट्रो के खिलाफ, आप सोच नहीं सकते। लेकिन जनता का इतना जबरदस्त सपोर्ट है उस आदमी को कि उसका बाल बांका नहीं होने देती जनता। जनता उसको बहुत प्रेम करती है। और फिडेल कास्ट्रो के बारे में वहां की जनता कैसी, देखो, माने बिल्कुल ईश्वर मानती है उसको, देवता, ये हमारा ईश्वर है। जब फिडेल कास्ट्रो बोलने के लिए खड़ा हो जाता है, 10-10 घंटे लोग बैठ के सुनते हैं, एक आदमी उठ के नहीं जाएगा। हाँ, 83 साल की उम्र है और बोलता है, ऐसा बोलता है, 10 घंटे, 9 घंटे, 8 घंटे बोलता है। अमेरिका की पोल खोलता है अपने देश में, और टीवी चैनल नहीं है ज्यादा उनके यहाँ, एक टीवी चैनल है, वो उनका अपना है। रेडियो है उनके यहाँ, रेडियो स्टेशन है। जनता को उसने, अपने देश की जनता को क्रिकेट देखने नहीं दिया उसने आज तक, वो क्रिकेट नहीं आने देता अपने टीवी चैनल। और उसके यहाँ ये वल्गर अश्लील फिल्में नहीं आ सकती क्यूबा में, ये सब उसने सख्ती से बंद किया हुआ है। संस्कृति में क्यूबा की ही संस्कृति चलेगी, जो होगा वही खाएंगे, बाहर से कुछ नहीं लाएंगे, इस तरह की सारी व्यवस्थाएं की हुई हैं उसने। और अपने देश को बनाया है उसने, बहुत मेहनत से बनाया।
और वहां की जनता ने उसको सपोर्ट किया। देखिए, कोई भी देश बनाने के लिए खड़ा होता है तो जनता मदद करेगी, ये तो सीधी सी बात है, चाहे भारत में हो चाहे क्यूबा में हो। भारत में अगर कोई खड़ा हो जाए देश बनाने के लिए, जनता उसको मदद करेगी, है? प्रेसिडेंशियल सिस्टम, कोई जरूरत नहीं है भारत में प्रेसिडेंशियल, नहीं, एक आदमी की जरूरत नहीं है। भारत का तो समाज ही भारत को बनाने के लिए सफिशिएंट है। सरकार कोई मदद ना करे इस देश को तो भी यह देश अपने को बना सकता है। इस देश में इतनी ताकत है कि सरकार से बिना एक पैसे की मदद लिए हुए यह देश खड़ा हो सकता है। बस महत्व की बात यह है कि उसको करने वाले लोग लग जाएं उस दिशा में। बस अपने देश में एक ही खराब बात है, बड़ा बहुत है। क्यूबा जैसा अगर हमारा देश होता तो 3 साल में हम भी खड़ा कर देते। क्यूबा जैसे हमारे यहां 30 देश हैं। क्यूबा उतना बड़ा है जितने हमारे यहां 30 देश हैं। नहीं, 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए। 30 फिडेल कास्ट्रो चाहिए। क्यूबा की कहानी सच में आप सब लोगों को पढ़नी चाहिए। वो अखबार है आपके पास तो दीजिए सबको फोटोकॉपी करा के, कल सवेरे लाइए और पढ़ के सुनाइए सबको। और ज्यादा जानकारी चाहिए तो क्यूबा की एम्बेसी को ईमेल पे कांटेक्ट करिए। दिल्ली में क्यूबा की एम्बेसी है, ईमेल एड्रेस मिल जाएगा, गूगल में सर्च करिए और उनको कहिए कि आपके देश की पिछले 20 साल की कहानी हमें भेज दो, वो सब भेज देंगे, कैसे कैसे क्या क्या किया। तो आप केस स्टडी करिए और आपको ये अद्भुत बात समझ में आएगी कि बिना अमेरिका के सहयोग के, बिना WTO में जाए हुए, बिना वर्ल्ड बैंक का एक पैसा लोन लिए हुए, बिना IMF से लोन लिए हुए, बिना एशियन डेवलपमेंट बैंक से लोन लिए हुए एक देश ने अपने आप को कैसे खड़ा किया। हाँ, ग्राम स्वराज्य असली वही है साहू जी। वो गांधी जी को मानते नहीं, लेकिन ग्राम स्वराज्य क्यूबा ही में इस समय एक एक ग्राम पंचायत वहां की इतनी स्वतंत्र है कि फैसला करे तो केंद्र सरकार उसको पलट नहीं सकती। क्यूबा की ग्राम पंचायतों को इतना ताकत है। कैंटोन उनके इतने पावरफुल हैं कि वहां की कोई सरकार कैंटोन के फैसले नहीं बदल सकती। असली ग्राम स्वराज्य उन्होंने लाया है, लेकिन गांधी जी को वो मानते नहीं है, लेकिन उनको समझ में आता है कि यही रास्ता है। तो आप मंगाइए वहां की हिस्ट्री, स्टोरी वो भेजेंगे, उसको जानिए, समझिए। ऐसे और भी देश हैं। मैंने आपसे कहा लग्जमबर्ग है, कभी WTO का मेंबर नहीं रहा, कैसे जिंदा है पता करिए, जान लीजिए। पनामा है, वो कभी WTO का मेंबर नहीं है। ईरान WTO का मेंबर नहीं है, जिंदा है, अच्छे से जिंदा है। नॉर्थ कोरिया WTO का मेंबर नहीं है, बहुत अच्छे से जिंदा है, आराम से काम चल रहा है उसका, है। धमकियां भले मिलती रहे, लेकिन देश तो चल रहा है, खत्म थोड़ी हो गया। धमकियां तो आपको भी मिलती रहती हैं, उससे क्या। तो ऐसे 84 देश हैं बिना WTO के आराम से अपना काम चला रहे हैं।